दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल को। अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो आप पूरी जरूर से देखें। अब यहां इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहता हूं। हमारे 3 प्रोग्राम चल रहे हैं 2022 की, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनके लिए। पहला है तेजस प्रोग्राम, जहां पर महज 250 घंटे में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, स्टैटिक भी और करंट अफेयर भी। दूसरा प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो सीसेट में परेशानी फेस कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सीसेट की जो तैयारी है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए 50 घंटे का ये कोर्स है जिसके थ्रू वो अपनी सीसेट की प्रिपरेशन और बढ़िया कर सकते हैं। तीसरा प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बूस्ट करना चाहते हैं। तो ये तीनों ही प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं। 2023 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए 2 प्रोग्राम है हमारे। एक है प्रारंभ, जहां पर आपको फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, यहां पर आपके स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों कवर किए जाते हैं। दूसरा प्रोग्राम है हमारा आईडीएमपी प्रोग्राम, जिन बच्चों की तैयारी अब ठीक ठाक लेवल तक हो चुकी है और वो ये चाहते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले, तो उनके लिए ये एक अच्छा प्रोग्राम है। यहां पर आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलते हैं और वीकली बेसिस पे भी बड़े बड़े टेस्ट मिलते हैं, तो यहां पर आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं लास्ट 1-1.5 साल में कौन कौन से कन्वेंशन और प्रोटोकॉल न्यूज में रहे और जानते हैं पहले टॉपिक के बारे में, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड समिट। देखिए, जब हम बात करते हैं किसी भी समिट की तो 3-4 चीजों के ऊपर हमें फोकस करना होता है। पहला, ये समिट हुई कहां थी, मतलब कौन सी प्लेस। उसके बाद दूसरी चीज जहां पे आपको फोकस करना है, इस समिट का आउटकम क्या रहा। और तीसरी चीज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या किसके अंडर ये समिट हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे ये एक वर्चुअल समिट थी। इस समिट को कंडक्ट कराया गया था भारत द्वारा और इसकी जो आप कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको कंडक्ट करवाती है वो है तेरी इंस्टीट्यूट। अभी तेरी है क्या, इसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप फ्रिक्वेंटली सुनते रहते होंगे क्योंकि इनकी कई और स्कीम्स भी चल रही हैं, जैसे लाइटिंग अ बिलियन लाइव्स, जहां पर जो आपके पुअर सेक्शन है उनके घरों में बिजली लाने की कोशिश की जाती है, मतलब क्लीन एनर्जी को, क्लीन लाइट को, जैसे सोलर एनर्जी, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह ये रन करती है। उसके अलावा ग्रीन ओलंपियाड भी ये कंडक्ट करवाते हैं, जो ये कंडक्ट करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के साथ मिलके। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा जगाई जाती है कि कैसे वो भी ग्रीन एनर्जी के या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आपका एक एनुअल एग्जाम है जो मिडिल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा एक और स्कीम है गृह स्कीम, जिसके बारे में आपने अमूमन सुना ही होगा। ये गृह स्कीम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के साथ मिलकर एक, मतलब आप कह लीजिए स्टार रेटिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जहाँ पर बिल्डिंग्स की रेटिंग की जाती है कि कितना ग्रीन है एक बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर मैं ग्रीनरी के ऊपर भी फोकस करता हूँ, तो ये इसको रेट करेंगे कितना ये प्रोजेक्ट जो है एनवायरनमेंट के लिए बेहतर है, कितना कम नुकसान पहुँच रहा है यहाँ से, इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। अब तेरी के बारे में 2-3 चीज़ें आपको और पता होना चाहिए। इसका पर्पस ये था कि हम इंडिया में एनर्जी, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फील्ड में रिसर्च कंडक्ट करें, यानी R&D के ऊपर इसका फोकस रहता है। वैसे तो ओरिजिनली इसका नाम था द टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में, और बाद में अराउंड 2003 के आसपास इसका नाम बदल के कर दिया गया था द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ बातें आपको तेरी इंस्टीट्यूट के बारे में याद रखनी। अब बात कर लेते कि क्या इस मीटिंग में इंपॉर्टेंट रहा। इससे पहले एक और बात भी आपको याद रखनी है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो है क्या चीज़। देखिए, जो हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं इसके बारे में यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है फिर से ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बट उम्मीद थोड़ी कम है। बट फिर भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता होना चाहिए कि आप जो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसे इस तरह से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतने ही रिसोर्स अवेलेबल रहें या उससे ज़्यादा ही हो। इसमें मैंने अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का आपको एग्जाम्पल दिया था। दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, जहाँ पर मुकेश अंबानी ने अपने रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ किया है।
बट अनिल अंबानी ने नहीं। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो तो आपको अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल याद रखना है। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जहां पे आपके 17 गोल्स हैं और साथ के साथ इसके अंडर 169 टारगेट्स हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, इसको इससे लिंक कर सकते हो सकता है स्टेटमेंट में कुछ इस तरह के आ जाए कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वर्ल्ड लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है। तो आपको याद रखना है कि हाँ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही इंप्लीमेंट करने के लिए जो समिट है बनाई गई है, जहां पे हम वेरियस गवर्नमेंट्स को, एकेडमिशियंस को, बिजनेस हाउसेस को, लीडर्स को, मतलब उसके अलावा क्लाइमेट साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी, यूथ, उनको क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको एक्शन लेने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की जो हमारी फाइट है उसमें हम इन सभी को एक साथ लेके चलने की बात करते हैं। यहाँ पे इस बार की इसकी थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन एक बड़ी प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हाल फिलहाल में आपकी एयर क्वालिटी को लेके एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है। तो उसे भी थोड़ा ध्यान में रखना कि उस रिपोर्ट के बारे में भी यूपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो इन क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन हो चुका है और उसी फ्यूचर को कहीं ना कहीं फिर से रिवाइव करवाने के लिए, उसे फिर से संजोने के लिए हमें ज़रूरत है कुछ इसी तरह की समिट की और उससे ओरिएंटेड एक्शंस की। अब यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं बहुत से वेरियस टॉपिक, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, मतलब उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। साथ के साथ सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन होती है। सर्कुलर इकोनॉमी में हम प्रोडक्ट को तब तक यूज़ करते हैं जब तक उसके जो यूजेस है वो ख़त्म ना हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्लास्टिक बॉटल ली, उससे गमला बनाया, बाद में उसे और किसी यूज़ में डाला, जब तक उस चीज़ की इकोनॉमिक वायबिलिटी है, मतलब इकोनॉमिक यूज़ है, हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बार पहले भी आपको टी शर्ट का एग्जांपल दिया था कि जैसे घरों में टी शर्ट हम पहनते हैं, ये टी शर्ट कई साल बाद, जैसे 1-2 साल बाद जब पुरानी हो जाती है, थोड़ी फट जाती है, तो मम्मी उसके डस्टिंग का कपड़ा या पोछा बना देते हैं। तो दैट वाज सर्कुलर इकोनॉमी का एक छोटा सा नेसेंट स्टेज का एग्जांपल। इसके अलावा एनर्जी एंड इंडस्ट्री ट्रांजिशन के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की जाती है कि कैसे आने वाले समय में जो क्लाइमेट चेंज के बाद हम फ्यूल शिफ्ट कर रहे हैं या एमिशन लेवल को कम करने की बात कर रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में। साथ के साथ अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो किस तरह से हम इस क्लाइमेट चेंज से निपटेंगे, किस तरह से हमारा रेजिलियंस हम डेवलप कर सकते हैं, अडैप्टेशन डेवलप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। और यहाँ पे स्पेशल फोकस रहता है नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे। साथ के साथ एयर पोल्यूशन के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाता है। अब ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कंडक्ट करवाता है आपका टेरी इंस्टीट्यूट, साथ के साथ इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी पार्टिसिपेट करती है। इस मिनिस्ट्री के बारे में याद रखना, क्योंकि ये मिनिस्ट्री अकेली इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, इसके साथ यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट भी जुड़ी हुई है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी जुड़ी हुई है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने इसके फोकस एरिया या की एरियाज की बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम 2 ब्रॉड टॉपिक में कहें कि यहाँ पे फोकस कहाँ रहता है, तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और दूसरा पेरिस एग्रीमेंट पे। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि एयर पोल्यूशन पे भी इनका ध्यान रहता है, बट ये चीज़ें मेजर हैं यहाँ पे। तो इस समिट के बारे में इतना ही जानना जरूरी था आपका। अब अगला आर्टिकल जो हमारा डील करता है, दैट इज क्लाइमेट ब्रेक थ्रू समिट। अब ये समिट है क्या, इसके बारे में क्या कुछ जानना है। अगेन मैं जैसा आपको बता चुका हूं कि आपको 2-3 चीज़ों के ऊपर ही फोकस करना है, ज़्यादा चीज़ों के ऊपर नहीं। पहला, ये जो आपकी समिट है ऑर्गेनाइज कौन करवा रहा है, तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मिशन पॉसिबल पार्टनरशिप, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चैंपियनशिप और इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, जिन्होंने इस बार की जो कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज की उसे होस्ट किया था, यानी COP26 को होस्ट किया था। अब यहाँ इनका काम क्या है, आपको एम भी तो पता होना चाहिए ना। जैसे पिछली समिट में हमें पता था कि ये क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डील कर रहा था, तो यहाँ पे इसका काम है कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके लोगों को कि भाई जो आपके क्रिटिकल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, ग्लोबल इकोनॉमी के, उनमें किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है जिससे हम अचीव कर पाएंगे नेट जीरो को।
अब ये नेट जीरो क्या होता है? देखिए, जितना आप एमिशन कर रहे हैं, मान लीजिए 100 यूनिट का आप एमिशन कर रहे हैं और 100 यूनिट ही आप वापस अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, दैट इज नेट जीरो। यहां पे इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एमिशन को जीरो कर रहे हैं। ग्रॉस जीरो का टारगेट नहीं है हमारा टारगेट है नेट जीरो का। जितना एमिशन किया है उसे ही वापस रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, तो दैट इज नेट जीरो। कि कोई नया एमिशन नहीं कर रहे हैं हम, जो पुराना जितना है वो उतना ही रहेगा। अब कौन से एरियाज में यहाँ पे फोकस रहता है, तो इसमें आपने याद रखना है कि जैसे स्टील इंडस्ट्री है जहाँ पर से बहुत ज़्यादा कार्बन जनरेट होता है, शिपिंग इंडस्ट्री होगी, ग्रीन हाइड्रोजन और नेचर, इन सभी पार्ट्स पे हम फोकस करते हैं ताकि हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि कैसे हम इस चीज़ को अचीव करने वाले हैं। इस समिट में यूनाइटेड नेशन ने ये सभी को कहा है कि हमें एकजुट होकर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन लेने की जरूरत है ताकि आने वाले समय में हम सिक्योर कर सके इस नेट जीरो एमिशन को। और अगर हम ये नेट जीरो अचीव कर पाएंगे बाय मिड ऑफ दिस सेंचुरी यानी 2050 तक, तो इससे जो हमारा प्रॉब्लम है ना ये क्लाइमेट चेंज की, हम कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत एड्रेस कर पाएंगे। मतलब जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है इसे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, इस टारगेट को हम अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ एक इंडस्ट्री का नाम दिया है, दैट इज मार्केश, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंटेनर शिपिंग कंपनी है, जिसके पास बहुत से वेसल्स हैं। ये भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये भी रेस टू जीरो कैंपेन का पार्ट है, जो कि इस समिट के दौरान ही लॉन्च किया गया है। अब ये रेस टू जीरो है क्या? ये यूनाइटेड नेशन का बैक्ड एक ग्लोबल कैंपेन है जहां पे आपके नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या और कोई इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इंडिया में एक शहर है दिल्ली, या आप ले सकते हैं मुंबई। अब ये जो सिटीज़ हैं ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बट यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं कर रही है। उसके अलावा कोई रीजन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई फाइनेंशियल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब यहाँ पे ये सभी लोग एकजुट होकर पार्टिसिपेट करेंगे ताकि 2030 तक हम ग्लोबल एमिशन को हाफ कर सकें। मतलब यहाँ कोशिश ये है कि हम इन्वायरमेंट को और ज़्यादा हेल्दी बना सकें। जो गरीब तबका है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है और उनके ऊपर इन्वायरमेंट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ना है, तो उनके लिए एक फेयर केस तैयार कर सकें और साथ के साथ हम ज़ीरो कार्बन एमिशन की तरफ मूव करें। इस रेस टू ज़ीरो कैंपेन का मकसद ये है कि आपकी गवर्नमेंट तो कुछ स्टेप ले ही रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है या सिटीज़ हैं उनको भी इनमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि हम क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस का जो मकसद है कि हम एमिशन लेवल को कम करेंगे उसको हम अचीव कर सकें। आइए अब थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्लाइमेट एम्बिशन अलायंस के बारे में भी। यहाँ पर लगभग 120 देश आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स भी। टारगेट वही है सेम यहाँ पे कि हम 2050 तक अपना जो एमिशन लेवल है उसे नेट जीरो तक ले जाएंगे। साथ के साथ ये जो आपके 120 देश हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड का 23% ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ के साथ वर्ल्ड की 53% जीडीपी की। ये जो 120 कंट्रीज़ हैं ये लगभग 23% रिप्रेजेंट करती हैं आपके एमिशन लेवल का। आप 1/4 भी कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, और लगभग 50% यानी 53% आपके ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया पार्ट नहीं है इस अलायंस का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको दिमाग में अच्छे से डालना है। अब आगे ये आपको एक्सप्लेन कर रखा है नेट ज़ीरो क्या होता है, नेट ज़ीरो और ग्रॉस ज़ीरो के बीच में क्या फ़र्क होता है। ग्रॉस ज़ीरो मैंने कहा कि बिल्कुल भी आप कोई पोल्यूशन कर ही नहीं रहे हैं और वो प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत मुश्किल है, रियलिस्टिक टारगेट नहीं है, अटेन नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हम उसको तवज्जो भी नहीं देते। हम यही कर सकते हैं कि हम जो ये प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की, इसको कम करने के लिए जितना एमिशन कर रहे हैं अब उसको कम कर सकते हैं। जो पहले कर चुके उसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, आने वाले समय में जब होगी तब का तब देखेंगे। तो इस समिट के बारे में इतना ही। आइए अब बात करते हैं लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के बारे में। ये अवार्ड अभी रिसेंटली श्याम सुंदर जानी राजस्थान के जो हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं उन्हें मिला है। ये इस साल ये अवार्ड श्याम सुंदर जानी को मिला है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशन द्वारा। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2011 में
जब आपकी यूएनसीसीडी यानी जो डेजर्टिफिकेशन की कॉन्फ्रेंस है वो हो रही थी साउथ कोरिया में। अब साउथ कोरिया में एक शहर था चोंगवोंग, उसके नाम से इसको इनिशिएटिव को नाम दिया गया चोंगवोंग इनिशिएटिव। हर 2 साल में आपकी जो यूएनसीसीडी की मीटिंग होती है और तब ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है। ये रिकॉग्नाइज करता है किसी के भी बहुत उम्दा कार्य को, इनोवेशन को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से डील करता है टुवर्ड्स लैंड, मतलब जो आपके लैंड के सस्टेनेबल यूज के ऊपर फोकस करता है, उन प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ पर कहीं ना कहीं रिवॉर्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं। ये अभी ये जो प्रेजेंट एडिशन है इसमें जो स्पॉटलाइट थी वो थी कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं, कैसे हम रिकवर कर सकते हैं उन डिग्रेडेड एरियाज को जहां पे एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल चुका है। अब यहां पे तो आपको ये समझ में आ ही गया है कि ये इन टोटल किस से डील कर रहा है, बट इस अवार्ड को देने के लिए एक चीज का ध्यान रखा जाता है। यहां पर ध्यान ये दिया जाता है कि जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। अब ये जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंडर आता है। गोल 15 है जो आपका, वो डायरेक्टली डील करता है लाइफ ऑन लैंड से, और वहां पर लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के बारे में बात की गई है। अब ये जो अवार्ड है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है जो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के ऊपर वर्क करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म चेंज जो आप सोसाइटी में देखते हैं उसके बेसिस पे दिया जाता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, 1-2 दिन का वर्क देख के नहीं, इसमें लगभग 25 साल या उससे ज़्यादा बड़ा किसी ने कार्य किया हो उसको ये अवार्ड मिलता है। अब फैमिलिया फॉरेस्ट्री जो आप देख रहे हैं, इनकी ये फैमिली थी जो श्याम सुंदर जी की, वो पूरी इंगेज थी इस कार्य में, तो दैट्स वाई इनको ये अवार्ड मिला है। इस बारी की थीम थी इसकी हेल्दी लैंड हेल्दी लाइफ, क्योंकि ज़मीन से ही उगा हुआ खाना आगे चलकर हम खाते हैं, तो अगर ज़मीन स्वस्थ है तो हम भी आगे चलकर स्वस्थ रहेंगे। अब ये चोंगवोंग इनिशिएटिव है क्या, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं उन एक्टिविटीज़ को जो स्ट्रैटेजी 2008 से 2018 में डील करती है, जो हमने मतलब डिसाइड किया था COP 10 में, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ साउथ कोरिया में हुआ था। अब इसके कुछ मेजर कंपोनेंट हैं, जिससे हम साइंटिफिक नॉलेज को इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं, लोगों की साइंटिफिक प्रोसेसिंग के ऊपर हमारा ध्यान होता है। हम मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं एडिशनल रिसोर्सेज को, ताकि जो हम इसमें लैंड न्यूट्रलिटी की बात करते हैं उसको हम अचीव कर सकें। साथ के साथ हम ग्लोबल फ्रेमवर्क को भी और बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा गंगा कनेक्ट एग्जीबिशन। देखिए, आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली ग्लासगो में एक आपकी मीटिंग चल रही थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, तो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हमारे को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उस समय इस एग्जीबिशन को लॉन्च किया गया था, मतलब उसकी साइडलाइन में ये लॉन्च की गई थी सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज में। आगे चलकर ये और भी एरिया में इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड, बर्मिंघम, और लास्ट में लंदन में जाके ये आपकी एग्जीबिशन एंड करेगी। अब ये एग्जीबिशन में हम कर क्या रहे हैं? देखिए, गंगा को साफ करना हमारी टॉप प्रायोरिटी रही है 2014 से ही। अब इस फ्रंट पे हमने क्या कुछ काम किए हैं इस एरिया में, हम उसको शोकेस कर रहे हैं वर्ल्ड स्टेज पे, ताकि दुनिया को भी तो पता लगे ना कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ इसको लॉन्च किया है 3-4 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, जैसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसके अलावा सी गंगा आपके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर रही है टुवर्ड्स गंगा की क्लीनिंग की तरफ, हाई कमीशन ऑफ इंडिया जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को यूके में। आप सभी को पता होगा जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं वहाँ पर आपको हाई कमीशन देखने को मिलते हैं। ये थोड़ा और जगह से अलग हटके हो जाता है, जैसे पाकिस्तान का भी हाई कमीशन है इंडिया में, तो जितने भी ब्रिटिश कॉलोनीज होती हैं वहाँ पर हाई कमीशन देखने को मिलता है। इस चीज़ को थोड़ा दिमाग में याद रखना। अभी हाल फिलहाल में इसमें हमने क्या कुछ किया है इसको तो हम यहाँ पे शोकेस कर ही रहे हैं, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अलग अलग एरिया में ये आपकी एग्जीबिशन लगेगी। बट एक चीज़ जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, दैट इज सी गंगा। ये आपका सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी है। अब ये ऐसा नहीं कि कोई अलग से ऑफिस बनाया गया है, यहाँ पे हम जो आपके IIT कानपुर है उसको ये टैग दे रखा है हमने। ये टैग दिया गया था इसे 2016 में, और इसका पर्पस ये है कि ये डाटा कलेक्ट करेगा कि किस तरह का काम चल रहा है इस चीज़ से रिगार्डिंग, गंगा क्लीनिंग से रिगार्डिंग। तो मतलब ये आपका नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर है
जो वर्क करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गंगा बेसिन के लिए। ये एक तरह का थिंक टैंक है आपके नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको नेशनल क्लीन गंगा मिशन इसके बारे में पढ़ना है और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी ने 2016 में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है आने वाले समय में भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए। आइए अब बात करते हैं क्लैडी बैंक डिक्लेरेशन के बारे में। ऑल्दो ये थोड़ा हो सकता है मैंने प्रोनाउंस ठीक ना किया हो, बड़ा अजीब सा नाम है। अब ये नहीं पता लगता इंग्लिश में कौन सी चीज़ साइलेंट है, तो इस चीज़ को अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बट ये डिक्लेरेशन है क्या और क्यों ज़रूरी है यूपीएससी के लिए? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डील किससे करती है, बिकॉज यूपीएससी में अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा, दिस डिक्लेरेशन वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। तो जीरो एमिशन मरीन रूट्स पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी से डील कर रहा है ये डिक्लेरेशन। मतलब इसका एम क्या है? सेटअप ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, एटलीस्ट 2 बनाएंगे हम। उन कंट्रीज की बात की जा रही है जो इस डिक्लेरेशन को साइन करेगी। इंडिया ने अभी इसको साइन नहीं किया है, लगभग 19 देशों ने इसमें अभी साइन किए हैं। अब एटलीस्ट हम 6 ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स को बनाने की बात कर रहे हैं इसके तहत 2050 में। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक की। इसके अलावा और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये बता रखा है कि ये जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसके एक डाटा के अकॉर्डिंगली 90% वर्ल्ड का ट्रेड सिर्फ और सिर्फ शिपिंग इंडस्ट्री के थ्रू होता है। और इसका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में लेवल है डैट इज़ 3%, मतलब ज़्यादा एमिशन तो नहीं करता है, बट येट ये 3% भी अगर कम करी जा सके तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा इस इंडस्ट्री को या इस सेक्टर को डीकार्बनाइज करने पे, क्योंकि आने वाले समय में 2050 तक ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये एमिशन लेवल 50% तक इंक्रीज हो सकता है। तो इसे बढ़ने से पहले ही हम इसको कम करना चाहते हैं यहाँ पे। आइए अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज इफेक्ट एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहले आर्टिक और अंटार्कटिक होल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओजोन होल जो होते हैं, देखिए ओजोन आपको 2 एरिया में देखने को मिलती है, एक ट्रोपोस्फेयर में जहाँ पे ये एक पोल्यूटेंट है, और दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर में जहाँ पर ये हमारी मदद करती है, हमारे को प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। अब ये फॉर्म कैसे होती है? मान लीजिए आपकी ऑक्सीजन है, सनलाइट आती है यूवी रेज के प्रेजेंस में, ये आपका जो ओजोन है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म कर देता है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जाके कंबाइन करती है और यहाँ से फॉर्म होती है आपकी ओजोन गैस। अब कई बार कुछ आपके ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसे कहते हैं हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं ये इसके साथ एक केमिकल रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से 3 ऑक्सीजन की जो आपको यहाँ पर एक कंपाउंड मिल रहा है वो फिर से टूट कर 2 ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन जाता है और इससे ओजोन की डिप्लीशन देखने को मिलती है। ऑल्दो ये हर जगह देखने को मिलती है, बट अंटार्कटिका वाले एरिया में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज वहाँ पे अगर आप हाइट देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो हाइट है ट्रोपोस्फेयर की वो 14 किलोमीटर के आसपास है। वेयर एज अगर हम बात करते हैं इस साइड की आपके पोल्स वाले एरिया की, तो यहाँ पे जो हाइट है आपकी दैट इज जस्ट 8 to 9 किलोमीटर। अब होता यहाँ पे ये है कि जो आपकी एयर है इक्वेटर से मूव करते हैं टुवर्ड्स पोल, और पोल पे जाके यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर काफ़ी नीचे है तो ये बना देते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। अब इस क्लाउड में आपके वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें आपको क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, और इनकी प्रेजेंस होने की वजह से इन एरिया में आपको डिप्लीशन देखने को मिलता है ओजोन लेयर का, और जिसे कई बार ओजोन होल डिप्लीशन कह देते हैं। अभी इसकी डिस्कवरी तो ऑल्दो बहुत पहले हुई थी, अराउंड 1985 के आसपास, जब अंटार्कटिका का सर्वे कर रहे थे कुछ ब्रिटिश साइंटिस्ट जैसे फरमान, ग्रेंडर एंड सकलेन, और उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ऑल्दो इस होल को भरने में लगभग 40 साल का समय लग गया है, बट हाल फिलहाल में ये कहा जा रहा है कि ये होल एकदम से अब बंद हो चुका है। पहले ये बहुत बड़े साइज का वो करता था, लगभग 24 स्क्वायर माइल किलोमीटर का, बट अभी ये जो आपका होल है ये बंद हो चुका है। तो इस होल के बारे में आपको इतना ही जानना था। आपको ये याद रखना है कि जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, या
और भी बहुत सी ऐसी गैसेस हैं जिनकी वजह से आपको ओजोन की डिप्लीशन देखने को मिलती है। बट ये जो गैसेस हैं ये हर जगह रिलीज होती है, बट इम्पैक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो काफ़ी नीचा है, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलता है कौन से एरिया में, आपके इस वाले पार्ट में, अंटार्कटिका वाले पार्ट में। तो देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की है और ये हम स्टैटिक पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर इसलिए मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूँ। आपने ये सभी चीज़ें स्टैटिक में पढ़ी हुई हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर स्टैटिक में आपने अच्छे से रिवाइज कर रखा है। अदरवाइज स्टैटिक पार्ट में जाके इस पार्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। अब अंटार्कटिक में एक चीज़ देखने को मिलती है जो ज्योग्राफी में आपने पढ़ी होगी, पोलर वोर्टेक्स। ये एक तरह के आपके साइक्लोन्स हैं जो आपको पोलार एरिया में देखने को मिलते हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ में काउंटर क्लॉकवाइज है और साउथ में क्लॉकवाइज है। यहाँ पे ये जो आपकी जेट स्ट्रीम्स हैं, ये जेट स्ट्रीम्स इन पोलर वॉर्टेक्स को कन्फाइन करके रखते हैं पोलर एरिया में। लेकिन कई बार आपके ये जो पोलर वॉर्टेक्स हैं ये नीचे की तरफ भी मूव कर जाते हैं जब आपका प्रेशर डिफरेंस कम होने लगता है। मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा तो ये जो आपकी जेट स्ट्रीम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती हैं, पर जैसे ही ये प्रेशर डिफरेंस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो कई बार ये पोलर वोर्टेक्स आपको नीचे मूव करता हुआ दिखता है और उस समय आपको जर्मनी और ये आपके लोअर लैटिट्यूड या मिडिल लैटिट्यूड्स की जो कंट्रीज हैं जैसे यूएसए, इनमें कोल्ड वेव आती हुई दिखती हैं। तो इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं मरीन हीट वेव की। अब कहा यह जाता है कि जितना आपका पानी जो है ना वो थिक होगा उतना कम आपको मरीन हीट वेव देखने को मिलती है, बट जितना आपका पानी ज़्यादा थिन होता जाएगा उतनी ही ज़्यादा आपको ये मरीन हीट वेव देखने को मिलती है। अब यहाँ पे मेजॉरिटी पार्ट आपका डील करता है 20 से 200 मीटर के बीच में। अब ये 200 मीटर ही क्यों? क्योंकि ये आपका फोर्टिक जोन वाला एरिया है। फोर्टिक जोन एरिया में आपको सनलाइट देखने को मिलती है और सनलाइट ही इसके हीटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जितना ज़्यादा पानी हीट होगा उतना ही वो थिन होता जाएगा। तो इस वजह से थिनिंग की वजह से एक तरह का वो जो बफर होता है मरीन हीट वेव का वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज इन्हीं आपको जो 200 मीटर्स है इसी के आसपास वाले एरिया में ही आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है मरीन एरिया में। अभी हाल फिलहाल में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये मरीन हीट वेव न्यूज़ में है, तो आपको पता होगा कि काफ़ी सालों से, लास्ट 2-3 सालों से ये मरीन हीट वेव काफ़ी फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रही है और इसके नेगेटिव रिपरकशन देखने को मिलते हैं आपको कोरल्स के ऊपर। अब ये कोरल्स क्या होते हैं? ये एक तरह के आपके समुद्र में मिलने वाले प्रजाति है जो कैल्शियम कार्बोनेट को सक्रीट करती है और इसकी यहाँ पे फूड नीड्स को फुलफिल करती है आपकी जूजेंथली। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं आपके समुद्र के एफॉटिक जोन में, खासकर ट्रॉपिकल वाले एरिया में। इन्हें कई बार इनकी हाई बायोडाइवर्सिटी की वजह से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ ओशंस भी कहा जाता है। जब हीट वेव आती है तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिपरकशंस देखने को मिलती हैं, बिकॉज ये जो आपकी स्पीशीज़ है ये टेम्परेचर सेंसिटिव है। मान लीजिए एकदम से आपका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से ऊपर चला गया इस वाटर का, तो यहाँ पे ही जो आपकी कोरल्स है वो इस वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। और इसका उदाहरण आपने कई बार देखा होगा, जैसे जो आपका यहाँ पे ये जो पार्ट है, इस एरिया में आपको कोरल ब्लीचिंग के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलता है। अमूमन ये जो आपका मरीन हीट वेव है ये उस टाइम को कहा जाता है जब आपका सी वाटर का जो टेम्परेचर है वो एक्सीड करता है सीजनल जो आपकी थ्रेशोल्ड है उसको, और ऐसा ये लगातार 5 दिन तक करे तो इसे कह देते हैं हम मरीन हीट वेव। अब यहाँ एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपके सक्सेसिव हीट वेव हैं अगर उनमें जो गैप है वो 2 दिन या उससे कम हो तो उसको एक ही हीट वेव का पार्ट माना जाता है, और ये समर और विंटर दोनों पार्ट में आपको देखने को मिल सकती है। अब देखिए जो आपका जो टेम्परेचर है सी सरफेस का वो तो सर्दियों में भी राइज कर सकते हैं ना, जो उस टाइम का नॉर्मल है उससे राइज करेगा, तो इसकी वजह से आपको मरीन हीट वेव उस समय भी देखने को मिल सकती है। ये जो आपके जो हीट वेव्स हैं इसके पीछे कारण क्या है? देखिए आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक मेजर कल्प्रिट है
उसके अलावा अलीनो जो है वो भी इसकी लाइक्लीहुड को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि उस समय भी जो आपका सदर्न ओशन है, जैसे आप इसकी लोकेशन देखेंगे ना, कहाँ किस एरिया में आपको मरीन हीट वेव ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब ये आपको कहाँ देखने को मिल रही है, आप इसकी लोकेशन से समझिए। देखिए, ये तो आपका इंडियन ओशन वाला पार्ट हो गया, ये वाले साइड, ये आपका पैसिफिक ओशन वाला पार्ट हो गया। तो इन एरिया में ये आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब यहाँ से आपका एक करंट निकलता है, हम्बोल्ट करंट। अब इस हम्बोल्ट करंट पे डिपेंड करता है आपका अलीनो और लानिना। अब यहाँ अलीनो की घटना होगी तो इसकी वजह से ये जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और इसकी वजह से आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी मरीन हीट वेव। अब क्योंकि ये इस एरिया में देखने को मिल रही है और यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है, और इन एरिया में आपको बहुत से छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं इस एरिया में जो मैंने रेड कर रखा है। तो इस एरिया में आपको इंडोनेशिया वगैरह देखने को मिलता है, फिलीपीन देखने को मिलता है, और इन्हीं में आपको ज़्यादा कोरल्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप कोरल ब्लीचिंग वाले इंसिडेंट्स देखेंगे तो ये मरीन हीट वेव वन ऑफ द रीजंस होगा वहाँ पे। अब अगर यहाँ से कोरल्स चले गए तो जो आपके फिशेस हैं उनको फूड नहीं मिल पाएगा। अगर फिशेस को फूड नहीं मिल पाएगा तो उसके ऊपर जो उनकी लाइफ स्पैन है उसके ऊपर भी यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ आईपीसीसी का। इसकी जो असेसमेंट रिपोर्ट 5 आई थी उसके अकॉर्डिंग आपका 1800 के आसपास जो सी का टेम्परेचर मिलता था उससे सी का टेम्परेचर 0.6 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर चुका है। तो दैट्स वाई आने वाले समय में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा तो ये मरीन हीट वेव की समस्या और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इस आर्टिकल में इतना ही। आइए अब बात करते हैं यूएनसीईओ वाटर मैंडेट के बारे में। अब ये मैंडेट है क्या और इसके बारे में हमें क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, वाटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी वो फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहती हैं, और यहाँ ये मैंडेट इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर रहा है, तो दैट्स वाई थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आपका जो वाटर स्ट्रेस है वो इंडिया में इंक्रीज होने वाला है। साथ ही साथ इंडिया में वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब पोल्यूशन टॉपिक में यूपीएससी की 2 फेवरेट एरिया हैं, एक है एयर पोल्यूशन और दूसरा आपका वाटर पोल्यूशन। तो दोनों ही को आपको याद करने की जरूरत है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एनटीपीसी लिमिटेड जो है आपकी, अभी उसने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्बैट सीईओ वाटर मैंडेट को ज्वाइन कर लिया, यानी कि उसको साइन कर दिया। ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है। अब हर बार जब भी आप ऐसे मैंडेट या ऑर्गेनाइजेशंस या समिट के बारे में जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टार्ट किन्होंने किया। तो यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने प्लस यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्बैट, इन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया, इन दोनों ने। बट इसकी इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटी है या जो इम्प्लीमेंट करता है दैट इज पैसिफिक इंस्टीट्यूट। इस मैंडेट को एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में, और इसका एम ये है कि जो कंपनीज हैं वो कैसे बेटर परफॉर्म कर सकती हैं वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड आपके जो भी एजेंडा है अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं आप इसे डायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हैं। तो ये एक ग्लोबल कमिटमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर जो आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो फोकस इस चीज़ पे करते हैं कि किस तरह से वाटर को हम यूज़ करेंगे ताकि सोशली जो वाटर है वो सभी को मिल सके, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर में हम वाटर को यूज़ करें। बिकॉज आपने देखा होगा कि कई बार एक मान लीजिए इंडस्ट्री है, खासकर हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट भी रन करते हैं। ये थर्मल पावर प्लांट में हम स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। अब कई बार ये जो आपका पानी है ये गर्म पानी ही हम डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, जैसे रिवर्स में। अब अगर ऐसा होगा तो इससे वाटर का टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो ऑक्सीजन जो है वाटर में डिजॉल्व वो कम हो जाएगी। अब ऑक्सीजन अगर कम होगी तो यहाँ पे जो आपके फिश की स्पीशीज हैं या मरीन एक्वेटिक स्पीशीज हैं उनकी डेथ हो जाएगी। अब अगर ऐसा होगा तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाना है वाटर से रिलेटेड स्फीयर में। इसके 6 मेजर कमिटमेंट्स हैं, जैसे डायरेक्ट ऑपरेशन, जहाँ पे हम मेजर करेंगे कि कितना आपने रिड्यूस किया है वाटर के यूजेस को। दूसरा है आपका सप्लाई चेन इन वाटरशेड मैनेजमेंट,
मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगाई है और वहाँ पर रेन वाटर को कलेक्ट करके अगर आप उसी को यूज़ कर सकें तो वो भी बेटर है। साथ के साथ कलेक्टिव एक्शन की और इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके आप किस तरह से इस चीज़ को बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका पब्लिक पॉलिसी, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये तो कॉमन टर्म्स हैं, आपको इसके बारे में पता ही होगा। अब आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के बारे में। अब ये जो आपका इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया गया था 1999 में बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। इसे ऑफिशियली जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ से लॉन्च किया गया था, जो सिचुएटेड है आपके न्यूयॉर्क सिटी में। और ऑफिशियली जो इसकी डेट ऑफ लॉन्चिंग है दैट इज इन 2000, मतलब 1999 में इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दी गई थी, बट एक्चुअल में इसे लॉन्च 1 साल बाद किया गया। अब यहाँ जो पर्पस है इसका वो डाइवर्स पर्पस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं हम, सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी के ऊपर हम फोकस करते हैं, साथ के साथ हम फोकस करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एंटी करप्शन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज और इन सभी एरिया पे। यहाँ पे ये आपकी नॉन बाइंडिंग यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए अब बात करते हैं क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के बारे में। अब ये एक इनिशिएटिव है इंडिया और यूएस का, जहाँ पे हम कलेक्टिवली एक्शन लेना चाहते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को हैंडल करें। ये एक 2 ट्रैक डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट है, मतलब जहाँ पे आपके 2 मिनिस्टर्स आके मिलते हैं, 2 इंडिया की साइड से, 2 अमेरिका की साइड से। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक लीडर्स समिट के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो वो जो लीडर्स समिट है, मतलब पिछली वीडियो में हो गया, उससे पिछले वीडियो में होगा, तो इस लीडर समिट के दौरान ये 2 ट्रैक डिप्लोमेसी का चैनल खोला गया है, जहाँ पे हमारा फोकस है क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 की एक पार्टनरशिप पर। मतलब इंडिया और यूएस मिलके किस तरह से 2030 तक क्लाइमेट चेंज और क्लीन एनर्जी के लिए एक साथ मदद कर सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करेंगे। अब ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे की मदद करेंगे डीकार्बनाइज करने में इकोनॉमी को। अब डीकार्बनाइज मतलब जो हम कार्बन एमिशन अभी तक देख रहे हैं इन इकोनॉमी में, क्योंकि वर्ल्ड के 3 मेजर पोल्यूटर की बात करें तो उसमें इंडिया आता है, ऑल्दो इंडिया से ऊपर आता है आपका चाइना और फिर यूएसए। तो यहाँ पर इन कंट्रीज़ का, मतलब यूएसए और इंडिया का मिलके काम करना एक मेजर माइलस्टोन हो सकता है आने वाले समय के लिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को अगर हम रोकना चाहते हैं तो इन मेजर 2 पोल्यूटर्स को एक साथ काम करना होगा और एक्शन को दिखाना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए में अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप थे, उस एरा में हमने देखा था कि क्लाइमेट चेंज से वो बैकआउट करना चाहते थे जो समिट थी पेरिस एग्रीमेंट से। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब ख़त्म करके दोनों कंट्रीज़ को सिंक्रोनाइज करने चाहिए अपने एफर्ट्स, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से डील कर सकें। अब इस डायलॉग के 3 मेजर पिलर है। पहला है क्लाइमेट एक्शन पिलर। अब यहाँ पर जॉइंट प्रपोजल्स वगैरह रखे जाएंगे कि कैसे एमिशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब आने वाले 10 सालों में हम कैसे एमिशन को कम करके 2030 तक उन्हें मिनिमाइज कर सकें, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा है फाइनेंस मोबिलाइजेशन पिलर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में हमने एक कमिटमेंट की है कि हम 450 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेंगे, और यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए हम फाइनेंस को जनरेट कर सकें ताकि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हमें कोई परेशानी ना हो। अब मान लीजिए अगर क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो अडेप्टेशन प्लस रिजिलियंस ये दूसरा पिलर है आपका। मतलब किस तरह से हम क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करेंगे, मेजर करेंगे, मैनेज करेंगे, उसके ऊपर ये 3rd पिलर फोकस करता है। इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में जो ग्लासगो समिट थी उसमें ये कहा कि पहले तो हम 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करने वाले थे, बट अब इसे बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया। साथ के साथ हमने अपने एमिशन लेवल को भी 50% तक कम करने की बात कही है इसके अंडर। आइए अब जानते हैं शून्य इनिशिएटिव के बारे में। ये शून्य इनिशिएटिव आपके रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट का है और इसका यहाँ पे साथ दे रहा है नीति आयोग। अब ये कैंपेन है क्या? यहाँ पर हम जीरो पोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं डिलीवरी व्हीकल से। आप सभी जानते हैं कि जो डिलीवरी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स एंड ऑल, इनसे बहुत सा पोल्यूशन जनरेट होता है। तो इस एरिया में मतलब कंज्यूमर और इंडस्ट्री व्हीकल जो है डिलीवरी के, जैसे ऊबर, ओला और ये सब, इनके अंदर हम
ई व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात करते हैं इस इनिशिएटिव के अंडर, और ये कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेगी और बताएगी कि क्या बेनिफिट है अगर पोल्यूशन लेवल 0 पे पहुंचता है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं, जिससे कोई भी इंडस्ट्री या मान लीजिए कोई भी कॉर्पोरेट हाउस अपने यहाँ पर ट्रांजिशन करने की कोशिश कर रहा है ई व्हीकल्स के लिए, फाइनल माइल डिलीवरी सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो आपकी डोमिनोज है, डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह डिलीवर करती है, तो वहाँ पे अगर वो किसी तरह के ई व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो यहाँ पर उसको ब्रांडिंग में फ़ायदा होगा और साथ के साथ सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा इमेज को। तो इससे जो ब्रांड है उसकी ब्रांड वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होगी। साथ के साथ यहाँ पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रिलीज़ किया गया है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि इस कैंपेन का क्या इम्पैक्ट रहा है, कितने व्हीकल किलोमीटर्स को हमने इलेक्ट्रीफाई कर दिया। मान लीजिए एक नॉर्मल आपका जोमेटो का फूड ऑर्डर डिलीवरी बॉय है, वो दिन में 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर व्हीकल चलाता है, तो हम उस व्हीकल किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड को वहाँ से काउंट करेंगे। साथ के साथ कार्बन कितना सेव किया, कितना बेनिफिट हुआ इन्वायरमेंट को इससे, इसके ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। अब हाल फिलहाल की बात करें तो अभी कोई परेशानी नहीं है ज़्यादा। जो आपका ये जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है ये लगभग 10%, मतलब जो मैं पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ, जो आपका डिलीवरी सिस्टम है, ये 10% तक आपका पोल्यूशन के लिए कारक है, मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन में इसका शेयर है 10%। बट आने वाले समय में यानी 2030 तक ये 110% तक ग्रो कर जाएगा। तो ये हमारे लिए मेजर प्रॉब्लम है, और यहाँ पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस चीज़ को हम कम से कम कर दें। अब क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो एमिशन कम करते हैं, बहुत ही कम, तो इस वजह से इससे हमारी एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। आप सभी जानते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स को, तो उसके अकॉर्डिंग इंडिया में एयर क्वालिटी तो बहुत पुअर है ही है, और ग्लोबली भी देखा जाए तो हमारी छवि कुछ अच्छी नहीं है। 20 सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्रीज में, सिटीज़ में से 14 भारत में ही पड़ती हैं। साथ के साथ यहाँ पर 15 से 40% तक हम कार्बन एमिशन को कम कर पाएंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भी। और ये मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल कंबशन इंजन, बिकॉज जब ये इंजन मैन्युफैक्चर होता है तो उस समय भी आपकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, उससे 15 to 40% यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगा। अब आइए साथ के साथ जान लेते हैं रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के बारे में भी। ये आपका एक रिसर्च, पब्लिकेशन और कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए की है। यहाँ पर प्रॉफिटेबल इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जाता है, जिससे हम एनर्जी एफिशिएंसी और रिसोर्स एफिशिएंसी को प्रमोट कर सकें। ये एक तरह के आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इतना ही इन्फॉर्मेशन इसके लिए आपके लिए कारगर है। आइए अब जानते हैं COP26 के बारे में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ आपको पता होना चाहिए इंडिया का पंचामृत जो हमने वहाँ पर लॉन्च किया वो। तो सबसे पहले इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में जान लेते हैं, बाद के लेक्चर में भी ये आएगा, बट यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहला आपको याद रखना है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से जो हम एनर्जी जनरेट करते थे उसको हम और ज़्यादा इंक्रीज करके 500 गीगावाट तक ले जाएंगे 2030 तक। साथ के साथ जो 50% हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको हम रिन्यूएबल सोर्स से मतलब लाएंगे। इंडिया में एमिशन लेवल, पहले मैं 50 बोल गया गलती से, यहाँ पर आप याद रखना कि 45% तक जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको हम डिक्रीज करेंगे इकोनॉमी में। नेट ज़ीरो को अचीव करेंगे हम 2070 तक। और लास्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है वो ये है, हम 1 बिलियन टन जो आपका कार्बन एमिशन है उसकी सिक्वेंस्ट्रेशन के ऊपर वर्क करेंगे। अभी हाल फिलहाल में ये कॉन्फ्रेंस जो है आपकी यूनाइटेड किंगडम में हुई थी और वहाँ पर हमने इन चीज़ों के बारे में बात की है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत न्यूज़ में रहा, दैट इज़ नेट ज़ीरो। मैं आपको पहले भी 1-2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आप याद रखना नेट ज़ीरो के ऊपर आपको क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है इसके डेफिनेशन के बारे में आपसे पूछ लें, यूपीएससी अमूमन ऐसे पूछती भी है, और वो आपकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कि आप उसका बेसिक मीनिंग जाने बिना आप उसको वहाँ पर आंसर कर सके, क्योंकि वो हो सकता है डेफिनेशन किसी बुक में ना गिवन हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि नेट ज़ीरो कॉन्सेप्ट क्या है। कार्बन को आपने ज़ीरो नहीं करना है, आप एमिशन करते हैं बट उसकी सिक्वेंस्ट्रेशन को आपने इंप्रूव करना है।
अब ये जो आपका UNFCCC है, इसके बारे में मैं आपको स्टैटिक पार्ट में बता चुका हूँ। आपको बस ये याद रखना है एक चीज़ कि ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस है रियो अर्थ समिट से निकली थी और अभी तक इसकी 26 मीटिंग्स हो चुकी हैं। इस साल नवंबर दिसंबर में इसकी 27वीं मीटिंग देखने को मिलेगी। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि ये अगली 27वीं मीटिंग है कहाँ पे। ये हर साल मीटिंग होती है कंडक्ट सिंस 1995 और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम मिटिगेट कर सके क्लाइमेट चेंज के जो कारण है उनको, साथ के साथ मेजर्स लें जिससे हम इन क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को कम कर सकें, अडेप्टेशन के ऊपर फोकस करें, हम लोगों को जागरूक करें और साथ के साथ इकोनॉमीज़ में हम प्रमोट करें ऐसी टेक्नोलॉजीज जो कार्बन एमिशन को कम करें। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर ये वर्क करती है। दैट इज़ मोर और लेस आपको पता ही होगा। यहाँ पे हमने ये कोशिश की है कि मिड सेंचुरी तक यानी कि 2050 तक हम सभी दुनिया वाले मिलके नेट ज़ीरो को अचीव कर लें। मतलब अगर ये हम अचीव कर पाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर राइज है उसे हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक लेंगे। अगर ये 2050 तक होता है तो, अगर नहीं हो पाया तो थोड़ी दिक्कत में रहेंगे हम। यहाँ पे एक बार फिर से वो $100 बिलियन के जो फंड है उसके बारे में बात की गई है। बट ये फंड आना कहाँ से? वैसे तो डेवलप्ड कंट्रीज देंगी, बट कौन सा, किसका, कितना शेयर है, इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं कहा गया। तो कहीं ना कहीं ये फंड पे अभी भी दुविधा बनी हुई है। जो पेरिस की रूल बुक है कि मान लीजिए अगर कोई अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता तो क्या, अगर फुलफिल करता है तो क्या, और साथ के साथ और बहुत से एस्पेक्ट हैं इसके पेरिस एग्रीमेंट के, तो उसकी जो रूल बुक है उसे फाइनलाइज कर लिया गया, डिटेल रूल्स तैयार कर दिए गए हैं और इंडिया ने भी अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अपडेट किया है, जो डबल स्टार मार्क कर लेना आप। इसके बारे में यूपीएससी आपसे पूछ सकता है इस बारी के प्रीलिम्स में। यहाँ पर हमारी कोशिश ये है कि हम नेशनल एमिशन को कम कर सकें और एक ट्रांजिशन देखने को मिले सभी को कोल पावर प्लांट से सोलर पावर प्लांट की तरफ, मतलब रिन्यूएबल सोर्स की तरफ। नॉट जस्ट आपके सोलर पावर प्लांट, विंड भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको हम कहीं ना कहीं डीकार्बनाइज करना चाहते हैं। साथ के साथ यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे भी, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी। अब इसी समिट का एक पार्ट है ग्लोबल मीथेन प्लेज। अभी ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीथेन जो है CH4 वो भी आपकी एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है और इसके एमिशन से भी बहुत सा इम्पेक्ट पड़ता है। तो ग्लासगो में यहाँ पर 90 कंट्रीज ने साइन किया है इसको। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी कंट्रीज ने इसे साइन नहीं किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में डेयरी इंडस्ट्री बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है इनकी डेयरी इंडस्ट्री, और डेयरी इंडस्ट्री से बहुत सा मीथेन जनरेट होता है। सो दैट्स वाई उन्होंने इसको साइन नहीं किया। अभी हाल फिलहाल में इसको साइन किया है यूरोपियन यूनियन, USA और 103 और कंट्रीज। अभी तक के जो मेजर पोल्यूटर्स हैं जो इसके मीथेन के हम कहते हैं, उसमें नाइजीरिया और पाकिस्तान आता है। चलो एटलीस्ट कहीं तो पाकिस्तान नंबर 1 पे आया। हाँ, एक और जगह भी आता है, खैर टेररिज्म, उसकी बात हम छोड़ देते हैं यहाँ पे अभी। बट यहाँ पे इसका एजेंडा क्या है आप उसको समझिए। देखिए, कोशिश हमारी ये रहने वाली है यहाँ पे कि हम 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि जो मीथेन का एमिशन है उसे 30% तक कम कर सके। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो इससे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बहुत सा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रुक जाएगी। आप ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव से उसे पॉजिटिव कहूँगा, ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव कहूँगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा याद रखना कि जो आपके ग्रीन हाउस गैस में मीथेन है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अच्छा खासा है। सो दैट्स वाई इसको हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, ताकि हम इस तरह की जो ग्लोबल वार्मिंग की परेशानी है उसको कम कर सकें। अभी हाल फिलहाल में कई मेजर कंट्रीज हैं, जैसे ब्राज़ील है, आपकी चाइना है, आपका रशिया है और इंडिया। हमको मिला के इन तीनों ने भी इसको साइन नहीं किया है। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट एक चीज़ याद रखना, सिग्निफिकेंस इसके रिडक्शन का यही है कि कार्बन के बाद अदर जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है उसमें से मेजर यही है। अगर हम इसे इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे तो वो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है उसको हम अचीव कर सकते हैं शायद। अब इसके बाद इससे मिलता जुलता एक टर्म है, दैट इज़ ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव।
अब ये इनिशिएटिव एक आपका वॉलंटरी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है, जहाँ पे हम लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर्स के जो आपके एंटिटीज़ हैं, जो बैंक्स हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया और आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सभी को, एनजीओज़ को एक साथ लाते हैं ताकि हम रिड्यूस कर सके मीथेन के एमिशन को। अब यहाँ पे हम इस एमिशन को रिड्यूस करके बेसिकली इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं एक एनर्जी सोर्स के अंदर भी, मतलब अगर पॉसिबिलिटी हो वैसी तो हम उसके अंदर भी इस चीज़ के इस्तेमाल को देख सकते हैं। ये आपकी एक तरह से इंटरनेशनल पीपीपी मॉडल है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जो लॉन्च की गई थी 2004 में। अभी हाल फिलहाल में इसकी जो सेक्रेटरीट है वो यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के पास है। इसका एम, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कि एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन के कारण जो मीथेन का एमिशन हो रहा है, नेचुरल नहीं बात कर रहा हूँ, वेटलैंड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वेटलैंड से भी आपका ये एमिशन होता है, आपके गोबर गैस वगैरह के प्लांट्स वगैरह से भी जनरेशन होती है इसकी, बट हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपका एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से मीथेन का एमिशन होता है, चाहे डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो या इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, इन सभी में हम इसको रिड्यूस कर सकें। अभी हाल फिलहाल में इसकी 45 कंट्रीज़ मेंबर हैं और इसमें आपकी यूनाइटेड स्टेट और कनाडा जैसी कंट्रीज़ भी आती हैं। करंट जो इसकी चेयरमैनशिप है वो कनाडा के पास है और अभी हाल फिलहाल में इंडिया इसका वाइस चेयरमैन है। अब ये तो बात हुई आपके ग्लासगो से निकलने वाली 3-4 इंपॉर्टेंट बातों की। अभी ग्लासगो की एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी, डैट इज़ ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट ज़ीरो। अब ये अलायंस है क्या, क्या मकसद है इसका? तो यहाँ पे आपकी 450 फाइनेंशियल फर्म्स को हम एक साथ ला रहे हैं और ये इन सब का एक कोलिजन है, जहाँ पर हम कोशिश करें कि उन एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सके जहाँ से इकॉनमी के अंदर कार्बनाइजेशन यानी कार्बन के प्रोडक्शन को हम कम कर सकें। अब देखिए, जो भी आपकी जो कंपनीज वगैरह हैं, जैसे फाइनेंशियल फर्म होगी, मान लीजिए XYZ आपका कोई बैंक है या कुछ है, ये लोन प्रोवाइड करता है। अब इसने एक कंडीशन अटैच कर दी कि भैया अगर आप थर्मल पावर प्लांट के लिए लोन ले रहे हो तो मैं नहीं दूंगा, मेरी ऑब्लिगेशन है इसके अंडर, तो मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को ऐसा वादा कर रखा है। ये 450 जो बैंक्स हैं या आपके फाइनेंशियल जो फर्म्स हैं, इन्होंने आपस में वादा कर रखा हो जैसे, तो कुछ इस तरह से आप मान के चले कि एक तरह का आप प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2021 में। इसको लॉन्च किया गया था यूएन के स्पेशल एनओए के द्वारा, जो क्लाइमेट एक्शन से डील करता है। साथ के साथ आपको याद रखना है कि यूके में हुई थी इस बारी की आपकी क्लाइमेट समिट, तो दैट्स वाई यूके यहाँ पे आ गया। अब इसके साथ इन्होंने रेस टू जीरो कैंपेन भी लॉन्च किया था, जिसके बारे में हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। इसका पर्पस यही है कि हम एक्सेलरेट कर सके लोगों का ट्रांजिशन टुवर्ड्स नेट जीरो इकोनॉमी, मतलब जहाँ पे आपको कार्बन एमिशन बहुत कम देखने को मिले। अब ये जो आपके 450 बैंक्स या फाइनेंशियल फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये 45 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, बट इनकी कलेक्टिव जो एसेट वैल्यू है डैट इज़ अराउंड 130 ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा है ये। अब इन फर्म्स को क्या करना होगा, इन्हें एनुअली रिपोर्ट करना होगा कि कितने कार्बन एमिशन लिंक्ड प्रोजेक्ट्स को इन्होंने पैसे दिए हैं, ताकि इनकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे जज किया जा सके। आइए अब बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव की भी। थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे एक दो समिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2021 जो है, इसे कहा जाता है ईयर ऑफ इंडिया फ्रेंच अलायंस टुवर्ड्स ग्रीनर प्लैनेट। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी कोई ऐसी समिट्स होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन इन्हें इम्प्लीमेंट करेगा या कौन इन्हें ऑर्गेनाइज करता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो हाल फिलहाल में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेवारी है वो दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और साथ के साथ आपके मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके अलावा और भी बहुत से डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, बट ये मेजर है इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इंडिया और फ्रांस के बीच की जो दोस्ती है, जो कॉपरेशन है, उसे और मजबूत करें, और ये फोकस करेगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। हम कैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर सकते हैं, उसके ऊपर इसका फोकस रहेगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर इसका फोकस रहने वाला है। अभी हाल फिलहाल में अगर इसकी बात करें तो एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है जो फाइनलाइज करेगी कि क्या एक साल में इवेंट्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं। 2021-22 के लिए अगर हम बात करें, 5 मेजर थीम सेलेक्ट की गई है। पहला इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा बायो
डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, चौथा आपका रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, और पांचवा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खासकर यहाँ पे फोकस रहेगा अर्बन एरियाज पे। तो इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था आपका। आइए अब बात करते हैं इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के बारे में। अभी जो प्रोग्राम है ये पहला एडिशन है जिसे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। अब इसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिया में वाटर स्ट्रेस और पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ इसके लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में वाटर मैनेजमेंट को हम कैसे और दुरुस्त कर सकें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाएगी ताकि इंडिया का जो वाटर लेवल है उसे हम मेंटेन कर सकें। ये प्रोग्राम आपका पार्ट है नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट का, और इसे सपोर्ट कर रहा है आपका ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में पानी की प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पर जो भी नेसेसरी आपके स्किल्स होंगे या नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो या किसी तरह का बिहेवियरल चेंज लाना हो सोसाइटी में, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। साथ के साथ हम यहाँ पर कोशिश करेंगे जो ये स्किल्स वगैरह नॉलेज वगैरह हम इकट्ठी कर रहे हैं उसे यूटिलाइज करके हम वाटर रिसोर्सेज को इंडिया में और बेटर वे में मैनेज कर सकें। वाटर सेक्टर अभी तक का हमारा टॉप प्रायोरिटी पे है हाल फिलहाल में। अब इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर। अब ये कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पर आपके ग्रुप्स ऑफ यूनिवर्सिटी इकट्ठे आके इसके अंडर इसको इम्प्लीमेंट करेगी। अब इसके बेनिफिट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? पहला तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप को हम और बेटर कर पाएंगे। दूसरा, हम फ्यूचर के लिए वाटर लीडर बन सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अभी बाकी देशों में इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है, तो इससे हम लोगों का ध्यान इस पर्टिकुलर टॉपिक की तरफ ला सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा जेंडर इक्वालिटी की तरफ, डाइवर्सिटी की तरफ, साथ के साथ सस्टेनेबल वाटर यूज़ पे, ताकि जो सोसाइटी है उसके सभी मेंबर्स को वाटर की अवेलेबिलिटी हो और इससे जो बेनिफिट आएंगे वो सबको मिले। मोर देन 50% इस प्रोग्राम में हम फोकस कर रहे हैं कि हम सिचुएशनल लर्निंग से अंडरस्टैंड कर सके कि पानी को किस तरह से किस एरिया में सेव किया जाता है, किस तरह से उसे मैनेज किया जा सकता है। और यहाँ पर हम एक इंगेजिंग मॉडल को यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो आप ये कह रहे हैं ना कि सिचुएशन से सीखेंगे, तो उसके लिए ट्रेनिंग और एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपको एक टास्क दे दिया, वो टास्क परफॉर्म करके आप उस सिचुएशन को समझ सकते हैं। आपको कह दिया कि एक XYZ गांव में जाइए, आप इस गांव की पानी की परेशानी है और आप इसे सॉल्व कीजिए, तो उस तरह से ट्रेनिंग या कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ आपको इसके फीचर्स वगैरह के बारे में तो पता लग गया होगा। एक चीज़ के बारे में आपको याद रखना है कि जो ये नेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। जब इसकी शुरुआत हुई थी, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम था जिसमें 100% ग्रांट दी जाती है। अब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि पानी से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करेगी, और इसमें इसका हेल्प कर रही है वर्ल्ड बैंक। कितना पैसा है, क्या है, उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है आपको, बट आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि ये 8 साल की स्कीम है। यहाँ पर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं वाटर की रिलायबिलिटी को, एक्सेसिबिलिटी को, और साथ के साथ जो जोग्राफिकल एरिया, जैसे मान लीजिए राजस्थान जैसा एरिया है, यहाँ राजस्थान में आपको पानी इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो इन एरिया में हम एक्सटेंड करना चाहते हैं वाटर की अवेलेबिलिटी को। साथ के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस रहेगा, और हम रिलायबल और एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट करना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में हम वाटर को ढंग से मैनेज कर सकें। देखिए, पहला टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। हमने स्टैटिक पार्ट में इससे रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी, बट कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ आपको। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी, उसके सेक्शन 38 के अंडर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इन्होंने पेंगोलिन को बचाया था कोलकाता में। थ्रू आउट ईयर इनके बहुत से इनिशिएटिव चलते रहते हैं, तो ये फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहती है। तो हो सकता है यूपीएससी आपसे इसके बारे में कुछ पूछ ले। तो ये वैसे तो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आती है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो भारत में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्राइम्स को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको इतना ही जानना है। आइए अब बात करते हैं सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये जो सेंटर है, ये पहली बार भारत ने बनाया है, और इसे एस्टैब्लिश किया गया है सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट
अब अगला टॉपिक है हमारा सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब ये पहली बार है कि हमने इस तरह का कोई सेंटर बनाया है, बट ये है क्या और इसका काम क्या है, पहले इसे समझते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे वेटलैंड से रिलेटेड है, यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट हमारे मैनेजमेंट। तो वेटलैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इकोसिस्टम का। अब ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये इकोटोन एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और काफ़ी फ्रजाइल एरिया होता है ये। तो इनको कंजर्व करने के लिए हमने एक अप्रोच अपनाई है जहाँ पे हमने इस तरह का एक सेंटर खोला है। अब ये सेंटर खोला कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट है। ये आपका चेन्नई में लोकेटेड है ऑफिस, या आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट सेंटर। तो यहाँ पे हमने इसको खोला है, ये इसका पार्ट होगा और ये आपका डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आएगा। यहाँ पे हम रिसर्च कंडक्ट करेंगे और साथ के साथ कोशिश करेंगे कि नॉलेज गैप को भी हम कम कर सकें। अब किस चीज़ से रिलेटेड या आपकी रिसर्च या नॉलेज गैप को हम कम करने की बात कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि वेटलैंड की कंजर्वेशन, वेटलैंड की रिस्टोरेशन, मैनेजमेंट और वाइस यूज़, इन सभी एरिया के ऊपर हम रिसर्च भी कंडक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो नॉलेज की कमी है उसको दूर कर सकें। अभी हाल फिलहाल में आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाया गया था। आप सभी को पता होगा कि 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है, क्योंकि 1971 में इसी दिन आपकी रामसर कन्वेंशन की शुरुआत हुई थी। रामसर कन्वेंशन जो डायरेक्टली डील करता है आपका वेटलैंड से, और ये आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रीटी थी किसी भी तरह के लीगल कॉपरेशन की, क्योंकि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी इसके बाद 1972 में आया था। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक और प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ था, दैट वाज वर्ल्ड हेरिटेज की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, और इसके 1 साल बाद यानी इस साल लगभग 50 साल हो चुके हैं आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी। तो 1972 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। प्लस एक और चीज़ के बारे में याद रखना कि 1972 में आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ ले। साथ के साथ रामसर कन्वेंशन भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अब ये वेटलैंड डे हम मनाते क्यों हैं, तो यहाँ आप याद रखना कि हम ग्लोबल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को हम बता सके कि वेटलैंड का क्या रोल है हमारी लाइफ में। अब ये जो आपका सेंटर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसके ऊपर वापस आते हैं। देखिए, ये आपकी एक तरह का नॉलेज हब है जहाँ पर आप स्टेट्स और यूटी के साथ अपनी रिसर्च या आपके वेटलैंड जो यूजेस वगैरह है उसको किस तरह से आपको करना है, इस तरह की नॉलेज को आप एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ, जैसे एक तरफ तो आपकी जैसे स्टेट गवर्नमेंट होगी, दूसरी तरफ आपकी वेटलैंड अथॉरिटी हो, कोई वेटलैंड यूज़र हो या कोई रिसर्चर हो, तो उसके साथ हम इसे शेयर करेंगे नॉलेज को। अब यहाँ इन लोगों की, जैसे जो आपके रिसर्चर्स हो गए, वेटलैंड यूजर्स हो गए, इनकी नॉलेज को भी इस्तेमाल किया जाएगा और नई नॉलेज को डेवलप करने के लिए रिसर्च भी की जाएगी। यहाँ ये असिस्ट करेगा नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट को ताकि वो एक पुख्ता पॉलिसी और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिज़ाइन कर सके कि किस तरह से हमें मैनेजमेंट करने इन वेटलैंड। अब ये असिस्ट करेगा आपकी नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट को ताकि जो आपके डिज़ाइनिंग है या जो आपकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है पॉलिसीज़ का, आप उसको ध्यान से कर सकें। देखिए, इंडिया में पॉलिसीज़ वगैरह बहुत बनती है, बट उनकी इम्प्लीमेंटेशन एक मेजर प्रॉब्लम है और टाइम टू टाइम हम फीडबैक नहीं लेते, तो इसकी वजह से कई बार इन पॉलिसीज़ में कई सालों तक लूप होल चलते रहते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इनकी डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम मदद प्रोवाइड कर सकें थ्रू दिस सेंटर। अब मदद करते टाइम हम किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे कि किस तरह का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए इन एरिया में, किस तरह की मैनेजमेंट रहेगी और किस तरह से इनको मॉनिटर और टारगेटिंग करेंगे हम, रिसर्च कैसे हम किस एरिया में टारगेट करेंगे, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे हमारा फोकस रहेगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये कोशिश एक ये भी करेगा कि एक नेटवर्क क्रिएट कर सके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। अब यहाँ जो हम बात कर रहे थे नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है और ये बहुत से एरिया में रिसर्च कंडक्ट करता है। जैसे स्पेसिफिक रिसर्च इसकी किस एरिया में रहती है, जियोस्पाशियल साइंस के बारे में, रिमोट सेंसिंग के बारे में, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, कोस्टल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या रहेगा,
उसके बारे में। तो इन चीज़ों के ऊपर ये फोकस करते हैं, साथ के साथ जैसे आपके मरीन रिसोर्सेज हैं उनकी कंजर्वेशन के ऊपर भी। अब इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें इन कोस्टल एरियाज़ में और मरीन एरियाज़ में। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल कोस्टल या आइलैंड कम्युनिटीज़ है उनको फ़ायदा मिलेगा, बिकॉज देखिए ये सभी लोग फिशेस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर हम इन कोस्टल एरिया को ढंग से मैनेज कर पाएंगे तो इससे इनकी लाइफ के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमें। यहाँ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे कोस्ट एरिया में और पार्टनरशिप, और साथ के साथ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च को हम कंडक्ट करें, इस तरह से अपनी नॉलेज को बूस्ट करें ताकि ना केवल अभी प्रेजेंट जनरेशन को इससे फ़ायदा हो बल्कि इन फ्यूचर जनरेशन को भी इससे बहुत सा फ़ायदा देखने को मिले। अब ये जो आपकी सेंटर है इसका रोल क्या है, तो इसके रोल के बारे में आपको ये याद रखना है कि भैया ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिया के जो कोस्ट लाइन है, हम कहते हैं 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है, इस कोस्ट लाइन की जो मैपिंग है, किस एरिया में कितना हज़ार्ड है, कितनी प्रॉब्लम्स है, उनको बनाने में मदद करता है। वनरेबल एरियाज़ की मैपिंग में मदद करता है जहाँ पे आपको फ्लड्स, इरोजन और सी लेवल राइज जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ के साथ ये एडवाइस करता है आपके सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को और वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स को जो पॉलिसी में डील करते हैं। इसके अलावा आपने इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट जोन के बारे में सुना होगा, मैंने स्टैटिक पार्ट में भी आपको कराया था। तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको हेल्प करता है, क्योंकि देखिए इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन जो है आपका, इस एरिया को हम काफ़ी फर्जाइल मानते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत से प्लांट्स नहीं देखने को मिलते। मैंग्रोव्स हम काट चुके हैं, हम कोरल्स को बर्बाद कर चुके हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी फर्जाइल एरिया है। और इस फर्जाइल एरिया को ठीक करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था हमने। आपको याद होगा कि यहाँ पे 4 जोन्स होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो इन 4 जोन्स के अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है, कौन से एरिया में आपके आप कोई काम कर सकते हो, कोई ऑक्यूपेशन रन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर इन जोन्स के अकॉर्डिंगली मार्क की गई हैं। और ये अभी रिसेंटली यूपीएससी ने मेंस के आंसर में भी पूछी है, बट अभी हाल फिलहाल में आपके प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत कम है। आइए अब अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। अब ये जो इनिशिएटिव है 2 इंस्टीट्यूट ने या 2 आपके ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर स्टार्ट किया है। पहला नीति आयोग और दूसरा आपका वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इन्होंने ये एज अ पार्ट लॉन्च किया है एनडीसी, ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया प्रोजेक्ट के अंडर। यहाँ हमारी कोशिश ये है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो थर्ड मेजर आपका सोर्स है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का और पोल्यूशन का, उसे कैसे हम इम्प्रूव कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस है। फॉर एग्जांपल हम मीथेन वाली कार्स को प्रमोट कर सकते हैं, एलपीजी वगैरह वाली कार को प्रमोट कर सकते हैं, बट अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके बहुत कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं और इस वजह से इनको गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। आपने फेम स्कीम भी पढ़ी होगी, आप उससे ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी फोकस है कि इंडिया में एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना, प्लस जो हमने ग्लोबल कमिटमेंट की है पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, उसको फुलफिल करना। तो यहाँ इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम। अब ये फॉरम क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक तरह का एक प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका, जहाँ पर जो भी आपके डायलॉग्स वगैरह इनिशिएट किए जाते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स के साथ या पार्टनर्स के साथ बातचीत हो रही है, उसको यहाँ पे बताएंगे हम। और साथ के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शंस के ऊपर वर्क करें ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के जो एमिशन लेवल है उसे रिड्यूस कर सकें। अब इसके लिए कोऑर्डिनेशन होगा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होगी और उसके ऊपर हम एप्रोप्रिएट बिजनेस मॉडल को डेवलप करेंगे ताकि हम एक्सेलरेट कर सके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंडिया के अंदर। अब आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर गवर्नमेंट बहुत सा डिस्काउंट दे रही है। जैसे जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल की रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं वो मिनिमम होते हैं, बहुत कम होते हैं, कई स्टेट्स में तो वेवियर भी मिला हुआ है। उसके अलावा आप एक चीज़ और समझिए, गवर्नमेंट जगह जगह पे इसके चार्जिंग स्टेशन लगा रहा है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। आप जैसे चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पे चले जाइए, वहाँ पे आपको
जहाँ भी फूड जॉइंट्स दिखेंगे, मेजॉरिटी एरिया में आपको जो बड़े और अच्छे होते हैं वहाँ पर आपको इस तरह के चार्जिंग स्टेशन भी मिल जाएंगे। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो कार्बन डाइऑक्साइड अमिट करता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये 3rd नंबर पे आता है आपके। इसके अलावा जो आपके थर्मल पावर प्लांट है वो मेजर है सोर्स, उसके अलावा और भी बहुत से हैं। अब इसमें से जो मेजर शेयर है, देखिए 3% तो मैं आपको बता चुका हूँ शिपिंग इंडस्ट्री का हो गया था, जो मेजर बड़ी शिपिंग इंडस्ट्रीज है। उसके बाद 90% जो है, मतलब 7% आपका एयर ट्रैफिक का हो गया, बट 90% जो है आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन का है। इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक ऐसी पॉलिसी को प्रमोट करें, ऐसी पॉलिसी बनाएं जो आगे चलकर डीकार्बनाइजेशन में हमारी हेल्प करे। मतलब कैसे हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं, उसके ऊपर वो फोकस करते हो, ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और इसका फोकस रहेगा ई व्हीकल के सेगमेंट्स पे। इस फोरम में हम इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्प करेंगे, अडेप्टेशन के लिए हेल्प करेंगे, फिर ऑपरेशन के लिए हम हेल्प करेंगे इन सभी ईवी सेगमेंट की कंपनीज को। अब कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक पर्सन जैसे लिथियम बैटरी बना रहा है, अब इसकी अगर मोनोपोली होगी तो इस मोनोपोली की वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि ये अपने मुंह मांगे दाम पे चीज़ों को बेचेगा। अब इससे मान लो मेरा वो जो प्रोडक्ट है वो डिज़ाइन मैंने किया था टाटा के साथ मिलके, अब वो मैं सिर्फ टाटा की गाड़ियों में यूज़ कर रहा हूँ, मैं बाकी लोगों को ना दूं, तो दैट इज़ अनफेयर। यहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक लेवल फील्ड प्रोवाइड कर सकें सभी स्टेक होल्डर्स को। अब ये पीछे हमने एक बात की थी NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, TIA। अब ये प्रोजेक्ट है क्या, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये ज्वाइंट प्रोग्राम है 7 कंट्रीज़ का, और इसमें से 2-3 के नाम आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको याद रखना है कि चाइना इसका पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट है, तो ये 2 कंपनी आपकी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको याद रहे ना रहे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी एक बार ये आप सातों के नाम देख लेना। ये 2 मेजर हैं आपके। यहाँ हम प्रमोट वही सेम चीज़ कर रहे हैं, डीकार्बनाइजेशन ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है आप इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। इसके अलावा ये जो आपका इनिशिएटिव है ये जर्मनी का एक इनिशिएटिव है। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हमारी सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव है ये जर्मनी का है, तो जर्मनी इसमें इनडायरेक्टली हमारी हेल्प कर रही है। साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है यहाँ पे, 3rd है आपका नेचर कंजर्वेशन, और चौथा है आपका न्यूक्लियर सेफ्टी। अब इस फोरम में आपकी हेल्प कर रही है वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, और यहाँ इसका मकसद ये है कि हम लोगों की ज़िंदगी कैसे आसान कर सके, उसे इम्प्रूव कर सके, और साथ के साथ नेचर को हम कैसे थ्राइव करवा सकते हैं, मतलब उसे कैसे रीजनरेट करवा सकते हैं, उसके ऊपर हमारा फोकस है। इसके 7 ग्लोबल चैलेंजेस है जिसके ऊपर ये फोकस करता है। जैसे फूड हो गया एक, आप सभी को पता है कि पानी की कमी होगी तो उससे फूड सिक्योरिटी को हम इंश्योर नहीं कर सकते, तो यहाँ हम फूड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। साथ के साथ ये और जो इंस्टीट्यूट है ये फोकस करता है फॉरेस्ट के ऊपर, वाटर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर और ओशंस एंड सिटीज़ के ऊपर। तो ये 7 एरिया हैं इसके 1200 से ज़्यादा स्टाफ हैं और लगभग 12 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से आपकी आ जाती है ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, इथोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, केनिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, टर्की एंड यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये आपकी 12 मेजर कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आइए अब जानते हैं हाई एम्बिशन कोलिजन फॉर नेचर एंड पीपल। इसके बारे में आपको 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है। पहला, ये इनिशिएटिव है इंडिया और फ्रांस का। अब इंडिया और फ्रांस में रिसेंटली आपको देखने को मिल रहा बहुत सी पार्टनरशिप्स देखने को मिल रही हैं। पेरिस एग्रीमेंट के टाइम से ही हम फ्रांस के बहुत ज़्यादा करीब हैं इन्वायरमेंटल स्फीयर में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करें इन्वायरमेंट की, तो हमने बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं इनके साथ। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने पेरिस एग्रीमेंट के दौरान ही लॉन्च किया था, और कल के लेक्चर में भी मैंने आपको 1-2 इनिशिएटिव बताए थे जो हमने फ्रांस के साथ स्टार्ट किए हैं। तो इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। कई बार आपको किसी स्टेटमेंट में यहाँ पर कह दिया जाए कि ये यूके के साथ एक इनिशिएटिव है, तो नहीं, ये हमारा फ्रांस के साथ इनिशिएटिव है। ये पार्ट है आपका, मतलब इस इनिशिएटिव को हमने लॉन्च किया था ड्यूरिंग योर वन प्लैनेट समिट। ये वन प्लैनेट समिट
जनवरी में हुई थी पेरिस में, 2021 में ये समिट हुई थी और इसको चेयर किया था कोस्टा रिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने। अब ये एक तरह का एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जो डील करता है नेचर से और लोगों से। यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लॉसेस जो हो रहे हैं जो स्पीशीज़ के, जैसे आप देख रहे हैं कि चाइना में बहुत सी स्पीशीज़ के ऊपर बहुत सा नुकसान होता है क्योंकि यहाँ पर इलीगल ट्रेडिंग इन स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इकोसिस्टम को, और इकोनॉमी की सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं। ये लगभग 70 कंट्री का एक इनिशिएटिव है और इसमें अक्रॉस द ग्लोब आपकी ये 70 कंट्रीज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक एरिया की बात करूं मैं तो वहां से नहीं है, नॉर्थ अमेरिका से भी है, साउथ अमेरिका से भी है, लैटिन अमेरिका से भी देखने को मिलती है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, हर जगह से आपको कंट्रीज की मेंबरशिप यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ग्लासगो में हमने एक कमिटमेंट की थी कि हम 30% वर्ल्ड के लैंड पार्ट को और ओशन पार्ट को कंजर्व करेंगे बाय 2030। अब उसी इनिशिएटिव को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है इसके अंडर भी, ताकि हम इस प्लैनेट को सस्टेनेबल बना सकें और इसके रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ कर सकें। इसमें नेचर के ऊपर लॉसेस को हम कम कर सकें या बिल्कुल ही कम, ज़ीरो कर दें। साथ के साथ हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, और जो यहाँ से नेचर से बेनिफिट्स आ रहे हैं, साथ के साथ जो हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं कि भैया हम जो रिसोर्सेज से हमें बेनिफिट आ रहा है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया है। तो इस एम्बिशन के बारे में थोड़ा बहुत ये चीज़ें याद रखना। अभी एस्टिमेट के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 15% लैंड एरिया हमारा प्रोटेक्शन के अंडर है और 7% जो आपका ओशन पार्ट है वो भी प्रोटेक्शन के अंडर है। बट ये तो आपका 30% को कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि हमें तो 30% दोनों को सेव करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमें जो आपके लैंड पार्ट है उसको लगभग डबल करना पड़ेगा और इसको तो लगभग 4 टाइम या आप कह सकते हैं 4.2 टाइम हमें इसे इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन भी हैं। अब बात की जाए अगले आर्टिकल की, दैट डील्स विद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसे सेटअप किया गया था एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर। अब इंडिया में बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। तो उस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कई बार आपको कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़ते हैं। अब कोर्ट के प्रोसेसेस बहुत लेंदी होते हैं, तो यहाँ इस एनजीटी को एस्टैब्लिश करके हमने कहा है कि भैया आपको 6 मंथ के अंदर अंदर केस को फिनिश करना है। तो इस चीज़ की जो आपकी डीलिंग है वो एनजीटी करता है। एनजीटी में एक चेयरपर्सन होते हैं, उसके अलावा जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, आपके एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं और इनका ऑफिस टर्म लगभग 5 साल का रहता है। इसके चेयरपर्सन को अपॉइंट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे कंसल्ट। अब इसके जो जुडिशियल मेंबर होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं उन्हें अपॉइंट करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा याद रखना। और एक चीज़ और यहाँ पे आपको जो याद रखनी है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि कौन से एक्ट को डील नहीं करती है आपकी एनजीटी। 2 ऐसे एक्ट हैं जिसके बारे में आपको मैंने स्टैटिक पार्ट में भी पढ़ाया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है। इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, बट इसके अलावा प्रिंसिपल प्लेसेस जहां पे इसकी और सेटिंग्स वगैरह देखने को मिलती है, दैट इज चेन्नई, दूसरा आपका कोलकाता, तीसरा आपका पुणे, चौथा भोपाल। तो ये 4 आपकी जो एरिया है यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल सेटिंग देखने को मिलती है इन जनरल आपको। आइए अब बात करते हैं क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट अ यूनिवर्सल राइट के बारे में। यूनिवर्सल राइट्स आपके 1948 में आए थे, जहां पर हमने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया था। यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये इस इनिशिएटिव से डील करती है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट से। अभी लगभग 70 साल बाद हमने इसमें अमेंडमेंट की है और इसमें हमने इंक्लूड किया है क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे प्रपोज किया है, कहाँ पर इसके बारे में वोटिंग हुई है, और साथ के साथ आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने इसमें वोट नहीं किया है। इंडिया इसकी वोटिंग के टाइम पे एब्सेंट रहा था। अब एब्सेंट रहने का कारण क्या है,
क्यों ऐसा हुआ कि इंडिया, चाइना, जापान और कुछ इस तरह की कंट्रीज, शायद रशिया है चौथी, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया के बहुत से प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। आपको पता होगा कि लाइक इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी चल रही है। हम उन डेवलप्ड नेशंस की तरह नहीं है जो जहाँ पे आपके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन चुके हों या मैक्सिमम डेवलपमेंट हो चुकी हो। अभी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और नए नए प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। अगर इस तरह के हम राइट्स देंगे तो इससे इन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें परेशानी आ सकती है। तो यही कारण है जिसकी वजह से हम इस जो समिट है इसमें मतलब ये जो ह्यूमन राइट जो हुए हैं, यूनिवर्सल राइट्स दिए गए हैं, हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। अभी अगर बात की जाए ये यूनिवर्सल राइट्स की, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम राइट टू लाइफ, लिबर्टी और सिक्योरिटी को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। और अभी जो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे इन्वायरमेंट को एक पार्ट घोषित किया गया है यूनिवर्सल राइट्स का, तो इसकी रूट को आप ट्रेस कर सकते हो 1972 में हुई थी जो आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, उससे। अब ये जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस साल के आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्योंकि 50 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। इस वजह से यूपीएससी इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पहली आपकी ऐसी इन्वायरमेंटल ट्रीटी थी जहां पे हमने वर्ल्ड स्केल पे बात की थी कि कैसे इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। अब यहाँ इन यूनिवर्सल राइट्स में इस बारे में भी बात की है कि आपके जो इन्वायरमेंटल ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं उनको कैसे बचाया जा सके, क्योंकि कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर फिजिकली अटैक किया जाता है, पुलिस के द्वारा उन्हें अरेस्ट कराया जाता है, लीगल एक्शंस लिए जाते हैं, उनके कैंपेन्स को रोकने की कोशिश की जाती है। तो कैसे इनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, इसके बारे में बात की गई है। साथ के साथ यहाँ पे इन डिफेंडर्स को कहा गया है कि भैया ये वो ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं जो इन्वायरमेंटल स्फीयर में वर्क करते हैं। अब लगे हाथ हम डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल्स को भी। अब ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अंडर ही आती है और ये प्रमोट करती है आपके ह्यूमन राइट्स को। इसकी फाउंडेशन या फॉर्मेशन हुई थी 2006 में और इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन जिनीवा। लगभग 47 आपके यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स इसके पार्ट हैं। अभी थोड़े टाइम पहले भी ये न्यूज़ में रहा था बिकॉज यूएसए ने इससे विड्रॉ किया था बिकॉज ऑफ इजराइल इशू, तो इस वजह से भी ये थोड़ा न्यूज़ में रहा था। अभी हाल फिलहाल में इंडिया को इसका मेंबर चूज किया गया है फॉर 3 years। मतलब मान लीजिए आपका ये यूनाइटेड नेशन फोरम है, अब यहाँ से 47 कंट्री को हम चूज करेंगे और ये रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को। अब यहाँ पे इन 47 कंट्रीज में से एक इंडिया भी बन गया है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। 3 साल के लिए है तो 2022 तक के लिए है। इस तरह की उपलब्धि के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। कई बार आपको ये पूछ लें कि 75 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस के, और इंडिया के बारे में बताइए कि किस तरह से वर्ल्ड लेवल पे हमने परफॉर्म किया है। तो इस तरह के आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे। ये पीरियोडिकली आपका रिव्यू करता है ह्यूमन राइट की सिचुएशन को अक्रॉस द ग्लोब। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके यूक्रेन इशू चल रहा है, तो यूक्रेन इशू पे भी आने वाले समय में इनकी रिपोर्ट आ सकती है। तो यहाँ रिपोर्ट्स आते हैं, इनके रिपोर्टर्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होते हैं कुछ। तो इनकी सभी की आप ये कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग के बाद ये बताते हैं कि किसी एरिया में किस तरह की सिचुएशन चल रही है। तो इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंट्रल जू अथॉरिटी। अब ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है इसने अभी एक विजन प्लान लॉन्च किया है 2021 से लेके 2031 तक के लिए। और ये जो आपकी सेंट्रल जू अथॉरिटी है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1992 में अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑन जू एंड एक्वेरियम। इसके अंडर इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ये। इसके मेंबर्स की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं और उसके अलावा 10 मेंबर्स और होते हैं यहाँ पे। बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के, स्टैटिक में हमने वैसे भी इसके बारे में कवर किया होगा। तो आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 50+। अब ये +50 क्या है? 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस वजह से ये +50 हो गया। ये एक आपका यूनाइटेड नेशन और जो
स्वीडन गवर्नमेंट है उसका मिलके एक इनिशिएटिव है, जहां पर ये 50th एनिवर्सरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कहा कि भैया अर्जेंट एक्शंस की रिक्वायरमेंट है प्लैनेट की हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन करने के लिए। साथ के साथ हमें फोकस करना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर और इंक्लूसिव रिकवरी के ऊपर, क्योंकि कोविड-19 ने दुनिया की कलाई खोल दी है कि किस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं इन्वायरमेंटल फ्रंट पे, वो हम सबको दिखा दिया है। अब एक छोटी सी जूनोटिक बीमारी जो है आपकी किस तरह से पूरे वर्ल्ड को महीनों के लिए बंद कर देता है, दैट इज वेरी शॉकिंग। इस वजह से यहां पर हमें एक्सेलरेट करना होगा इंप्लीमेंटेशन सभी तरह के इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस करने के लिए। यहां हमारा फोकस होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी, और इस बार की इसकी थीम है अ हेल्दी प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी एक छोटी नैरो विंडो बाकी बची है, अगर हमने कुछ एक्शन नहीं लिया तो 2050 के बाद एक्शन लेने का इतना ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा भी नहीं। अब इस कॉन्फ्रेंस में मेजर जो फोकस था वो एयर पोल्यूशन के ऊपर था, वाटर पोल्यूशन और ओशन पोल्यूशन के ऊपर था। मतलब इन जनरल बात की गई थी कि कैसे लोगों के ऊपर इस पोल्यूशन का इम्पैक्ट हो रहा है और लोगों की हेल्थ को हमें बचाने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ था आपका डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में। तो ये पहली आपकी कॉन्फ्रेंस थी जहां से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, और इसके बाद आगे चलकर 20 साल बाद आता है आपका रियो अर्थ समिट। आपको ये सभी जो टाइमलाइन है इसको ध्यान में रखना है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 50 साल इसके कंप्लीट हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को डबल स्टार मार्क कर लेना। हो सकता है इसके बारे में यूपीएससी इस साल आपसे क्वेश्चन पूछ ले प्री या मेंस में। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूं, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आइए अब बात करते हैं जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल की। इस काउंसिल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नीति आयोग ने, और ये COP26 में लॉन्च किया गया है। अब ये इसकी 4th मीटिंग थी, इसके बारे में तो आपको शायद ही यूपीएससी पूछे, बट यहां पे आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दैट इज ई अमृत पोर्टल। अब ये पोर्टल है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं बिफोर गेटिंग इनटू द थिंग्स कि इस काउंसिल में क्या है क्या नहीं। इस अमृत की फुल फॉर्म है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। यहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर अवेयरनेस जनरेट कर सके हम विद रिस्पेक्ट टू दिस ई व्हीकल्स। अब इसे आप एक जॉइंट इनिशिएटिव के तौर पे देख सकते हो नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ यूके का। यहां एक ये वन स्टॉप सोल्यूशन है या वन स्टॉप साइट है जहां पर आप सभी तरह की इंफॉर्मेशन पा सकते हैं इंडिया में मिलने वाले ई व्हीकल्स के बारे में। अब साथ के साथ हम जान लेते हैं कि ये फोरम क्या है और ये काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये एक तरह की आपकी पॉलिटिकल कॉपरेशन है जहां पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जीरो एमिशन व्हीकल्स को प्रमोट कर सकें। इसकी फॉर्मेशन 2020 के नवंबर में हुई थी। यहां पर इस काउंसिल में मिनिस्टर्स तो होते ही होते हैं, साथ के साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, और इनसे ये मतलब कोशिश की जा रही है कि ये फास्टर वे में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2050 तक ही हमारे पास एक विंडो एग्जिस्ट करती है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, तो एक मिशन मोड में हमें इसे रन करने की ज़रूरत है। साथ के साथ अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं वो बहुत कॉस्टली हैं, तो उन्हें पॉकेट फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है, और जो ट्रांजिशन होगा आपके पेट्रोल व्हीकल से टूवर्ड्स दिस ई व्हीकल, इसको और ज़्यादा कैसे स्मूथ कर सकें, इन की चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश करती है ये आपकी काउंसिल। तो इसके बारे में इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी। ये आपका G20 का एक इनिशिएटिव है, और यहाँ पे हम एक डाटा ड्रिवन एक्शन प्लान तैयार करना चाहते हैं कि कैसे हम रिड्यूस कर सकेंगे मीथेन की एमिशन को। देखिए अभी तक मीथेन की एमिशन के ऊपर इतना पुख्ता हमारे पास डाटा नहीं है, तो उस डाटा को जनरेट करने के लिए ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई है, और इसको ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, और इसे सपोर्ट कर रहा है आपका यूरोपियन कमीशन भी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, यहाँ पर हम एक क्रेडिबल डाटा जनरेट करना चाहते हैं, और ये देखना चाहते हैं कि जो वेरियस कंट्रीज़ हैं वो किस तरह के एक्शंस ले रही है, किस तरह से कोशिश कर रही है मीथेन की एमिशन को रोकने के लिए। ग्लोबली क्या आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं,
ताकि इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट कर सकें और कंट्रीज में भी। और इसका फोकस ये है कि हम मीथेन एमिशन जो फॉसिल फ्यूल सेक्टर्स में देखने को मिलता है और एग्रीकल्चर वेस्ट और अदर सेक्टर्स में देखने को मिलता है, हम उसको कम से कम कर सकें। अब इनिशियली तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फॉसिल फ्यूल सेक्टर पे ही था, बट अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर और आपका जो वेस्ट सेक्टर है, वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आपकी एक ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च की गई है यूएसए और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इसमें कहा यह गया है कि वर्ल्ड में हम मीथेन की एमिशन को 30% से कम करेंगे बाय 2030। तो 2030 काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से इनिशिएटिव हैं आपके जो यहाँ पे हम एड्रेस करेंगे। बहुत से इनिशिएटिव हैं जो 2030 में एंड होंगे आपके, जैसे एसडीजी गोल्स जो है आपके, ये एमिशन का हो गया, साथ के साथ ओशन और आपके लैंड पार्ट के प्रोटेक्शन वाला हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो 2030 में ख़त्म हो रही है। तो इस वजह से वो साल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए ये इनिशिएटिव नया है, तो हमें जानने की ज़रूरत है। अब अगर हम ये ऑब्जर्वेटरी ढंग से रन करते हैं तो हमें नियर रियल टाइम रिलायबल डाटा मिल पाएगा और लोकेशन स्पेसिफिक डाटा मिल पाएगा। इससे हमें पेरिस एग्रीमेंट को फुलफिल करने में काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो आपकी मीथेन है CH4, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है और इस ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को ही तो रोकना है हमें, क्योंकि अगर हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकना होगा। और मीथेन जो है इसका भी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफ़ी हाई है। सो दैट्स वाई इसके ऊपर भी अभी रिसेंट टाइम में बहुत सा फोकस देखने को मिल रहा है। सबसे पहला इसमें आ जाता है एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। अब हाल फिलहाल में ये अवार्ड दिया गया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। अब मैंने आपको कहा था ये ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम आपकी न्यूज़ में रहती है, तो इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इन्हें इनोवेशन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। अब ये पहली बार इसको अवार्ड नहीं मिला है, 2018 में भी इसको ये अवार्ड मिल चुका है ऑर्गेनाइजेशन को। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये दूसरी बार 3 सालों में ये अवार्ड हमें मिला है। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है उन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल्स या इंस्टीट्यूट्स को जो ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम से डील करती हैं। तो दैट्स वाई ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसके बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूं, तो इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। अब डिस्कस कर लेते हैं हैदराबाद 2020 जो आपका ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड जो है, इस इनिशिएटिव के बारे में। सबसे पहले इस इनिशिएटिव को समझते हैं। ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जहां पे हम उन सिटीज़ और टाउन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जो प्रॉपरली और सस्टेनेबल मैनर में अपने अर्बन फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं। अब ये जो प्रोग्राम है इसे रन किया जा रहा है अबोर्ड डेज फाउंडेशन के द्वारा और फाओ के द्वारा। इनके बारे में थोड़ी ही देर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि यहाँ पर 5 स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे इवैल्यूएशन होती है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा रूल्स के बेसिस पे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है, आपके क्या रिसोर्सेज हैं और किस तरह की आपकी अचीवमेंट रही है। अब हैदराबाद को क्यों यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इसके लिए याद रखना है हैदराबाद ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए थे जिसकी वजह से उसे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया, जैसे हरित हरम प्रोग्राम, दूसरा है अर्बन फॉरेस्ट पार्क। तो इसकी वजह से हैदराबाद को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया। अब बात की जाए हरित हरम प्रोग्राम की, तो ये एक स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जहाँ पर ग्रीन कवरेज को हम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट्री को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्बन फॉरेस्ट्री पार्क तो आपको पता ही है, जहाँ पे आप पार्क्स में बनाते हैं और उसमें जंगल की पैदावार करते हैं, मतलब फॉरेस्ट टाइप एरिया आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हैदराबाद है ये पहली आपकी ऐसी सिटी हो जाएगी जो इस तरह की कोई रिकॉग्निशन ले रही है। वर्ल्ड में ऐसी 120 सिटीज़ और हैं जो 23 कंट्री में फैली हुई है, और इसमें आपके यूएसए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे पार्ट आते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं अबोर्ड डे फाउंडेशन के बारे में भी। ये आपकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क करती है कंजर्वेशन और एजुकेशन के ऊपर, ताकि लोगों को जागरूक करा जा सके इन्वायरमेंटल स्फेयर में। इसका मेजर फोकस ट्री प्लांटिंग पे रहता है और इसको सेटअप किया गया था 1972 में जॉन रोजनाउ के द्वारा। साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्री प्लांटेशन के ऊपर फोकस नहीं करती है,
ये एयर क्वालिटी के ऊपर, वाटर क्वालिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पॉवर्टी और हंगर के ऊपर भी फोकस करती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फाओ। फाओ आपकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो हंगर के ऊपर फोकस करती है। ऑल्दो इसका जो स्फेयर है हंगर से काफ़ी एक्सपैंड कर चुका है रिसेंट टाइम में। और वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं 16 अक्टूबर को। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में इसकी भी 75th जो एनिवर्सरी है उसे मनाया गया है 2020 में। तो दैट्स वाई ये भी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है अब पूछ ले। तो दैट्स वाई इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रोम इटली में रहती है, मतलब है वहाँ पे। इसके अलावा इसने कई इनिशिएटिव में इंडिया की मदद की है, जैसे डेजर्ट लोकस्ट सिचुएशन को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए कोडेक्स जो कमीशन है उसमें भी इंडिया की मदद कर रही है, जहाँ पर हम फूड स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम घ्यास जो हैं उनको डेवलप करने में भी ये हेल्प करती है। तो इसके बारे में आपको इतना ही जानना ज़रूरी था। आइए अब चलते अगले आर्टिकल के ऊपर, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। अब ये जियोथर्मल एनर्जी है क्या और क्यों हमें इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है? देखिए, पहली बात तो लेह लद्दाख में हमने जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की सोची है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में जो पोटेंशियल है लगभग 10,000 मेगावाट का, और अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगभग 350 ऐसी लोकेशन है इंडिया में जहाँ पे ये प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं 10,000 मेगावाट के। जैसे आपका लद्दाख एरिया आ गया, मणिकरण आ गया, तपोवन आ गया, सोहान आ गया, ये हिमालयाज़ में देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत हरियाणा में भी कुछ एरिया में आपको ये देखने को मिल जाते हैं, राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। वेस्ट कोस्ट पे अगर बात करें तो महाराष्ट्र वाले एरिया में कैम्बे और गल्फ ऑफ खंबात वाला जो एरिया है वहाँ सोन, नर्मदा, तापी जिसे हम सोनाटा भी बोल देते हैं, उस एरिया में भी ये देखने को मिल सकते हैं आपको। और महानदी एरिया एक ऐसा है जहाँ पे आपको ईस्ट कोस्ट पे भी ये देखने को मिल सकते हैं। तो दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इंडिया अभी हाल फिलहाल में फोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे। आपको याद होगा पंचामृत, उसमें हमने कहा था कि हम 50% जो एनर्जी जनरेशन है वो रिन्यूएबल सोर्स से करेंगे। तो इस तरह के आपको प्रोजेक्ट और भी देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में, और ये डेवलप करेगी आपकी ONGC, और इसका साथ देगी यहाँ पर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। साथ के साथ जो पावर डिपार्टमेंट है यूटी ऑफ लद्दाख का, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी। अभी जो पुग वैली है, जो ये पुग विलेज में हमारे को मिल रही है ईस्टर्न लद्दाख में लोकेशन, इसका भी खुद का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, दैट इज अराउंड 100 मेगावाट। अब देखिए, जियोथर्मल एनर्जी जो है आपकी, ये अर्थ के इंटीरियर से आती है। आपको इसको थोड़ा समझना होगा। आप सभी को पता है कि अर्थ के इंटीरियर में रेडियो एक्टिव डिके होते हैं। अब रेडियो एक्टिव डिके के कारण वहाँ पर हीट जनरेट होती है। अब कई बार इसके कांटेक्ट में पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है, तो उसकी वजह से दो तरह के आपको फिनोमेना देखने को मिलते हैं, एक हॉट स्पॉट और एक हॉट स्प्रिंग। हॉट स्पॉट ऑल्दो आपने मेंटल के केस में भी पढ़ा होगा, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होती है, जैसे रीयूनियन हॉट स्पॉट के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे जो हॉट स्पॉट है ये जियोथर्मल हॉट स्पॉट है। यहाँ आपका पानी कांटेक्ट में आता है किसके, जो हॉट रॉक्स हैं, और इससे वो पानी इवेपोरेट होता है और स्टीम जनरेट होती है। इस स्टीम को आगे हम फर्दर यूज़ करते हैं, जिससे आप टरबाइन को रन करवाते हैं और इस टरबाइन से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो दिस इज इट अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द मैप पोर्शन, जहाँ पे हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इस एरिया में आपको जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिल सकती है। दूसरा, ये जो आपको हरियाणा वाला राजस्थान वाला बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये गुजरात वाला पार्ट है, गल्फ ऑफ खंबात वगैरह वाला एरिया। यहाँ पर मुंबई वाला, महाराष्ट्र वाला पार्ट आ गया। ये सेंट्रल नर्मदा तापी वाला एरिया आ गया। इसके अलावा ये आपका महानदी बेसिन इस साइड आ गया, और ये आपका अदर बेसिन्स आ गए जो जहाँ पे आपको ये फिनोमेना देखने को मिल सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मेफ्लावर 400। अब ये मेफ्लावर 400 है क्या और क्यों ये न्यूज़ में रहा? देखिए, अभी हाल फिलहाल में मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेर जो है, इसने IBM के साथ मिलके दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिप बनाई है, जिसका नाम रखा गया मेफ्लावर। वैसे तो UPSC
एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इतना ही जानना ज़रूरी था, क्योंकि आपको याद होगा एक सोलर प्लेन या इलेक्ट्रिक प्लेन के बारे में यूपीएससी ने 2016-17 में क्वेश्चन पूछा था, तो डायरेक्टली आपसे यही पूछा था। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि ये इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर या वेजिटेशन है, फ्लोरा फोना कुछ भी दे सकते हैं, और कुछ इसी तरह के ऑप्शंस देकर आपको कंफ्यूज करा जा सकता है। अब इसका काम क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये मरीन पोल्यूशन को कहीं ना कहीं स्टडी करेगा, एनालाइज करेगा वाटर में प्लास्टिक कंटेंट को, और ट्रैक करेगा आपके एक्वेटिक एनिमल्स को। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस से ये शिप और टोटली ऑटोनोमस है, मतलब इसके लिए कोई भी मैन वहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड। इसकी एनर्जी को सस्टेनेबल बनाने के लिए सोलर एनर्जी को इस्तेमाल किया गया, और पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए ऑटो करेक्ट की फैसिलिटी भी इसमें डेवलप की गई है। इसमें कई घंटों की ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग की गई है ताकि किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है वो इसको पता रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो वो धीरे धीरे विद डाटा अपने आप भी वो चीज़ें समझ लेगा। जैसे आपको पता होगा कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वहाँ पर डाटा आपका सबसे मेजर जो की कंपोनेंट है, और इसी वजह से यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग की गई है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, दैट इज वाटर कोमोडिफिकेशन। अभी स्पेशली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जहां पर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कुछ बातों को हाईलाइट किया गया है। देखिए ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये रिपोर्ट पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशन की, और यहाँ पर जनरल असेंबली को ये कहा गया है कि वाटर की जो कमोडिफिकेशन हो रही है एक फाइनेंशियल एसेट की तरह हम इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये मेजर कारण है जिसकी वजह से आज की डेट में वाटर स्ट्रेस और पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। पहली बार एक डुब्लिन स्टेटमेंट इशू की गई थी 1992 के रियो अर्थ समिट में। अब इस स्टेटमेंट में पहली बार वाटर कोमोडिफिकेशन की बात की गई थी, तो ये बात आपको याद रखनी, आने वाले प्रीलिम्स में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अब जो रियो अर्थ समिट है या अर्थ समिट है, इसका एक और नाम भी है, दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीज़ें निकल के आई थी आपकी, जैसे एजेंडा 21 जो 21st सेंचुरी के हमारे एजेंडा को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, और आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस। तो इन सभी की वजह से ये जो रियो अर्थ समिट है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, और यहाँ से वाटर कोमोडिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ 1992 की बात अभी क्यों सामने आई है? देखिए शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में अभी NQH2O करके एक शेयर रिलीज किए गए हैं, एक वाटर इंडेक्स रिलीज किया गया है, जो इशू किए गए हैं आपके नस्डैक डेवलपमेंट और वेल्स वाटर लिमिटेड द्वारा। तो दैट्स वाई ये एक फर्दर स्टेप है जहां से वाटर को ट्रेडेबल बना दिया गया है। एक फ्यूचर इंडेक्स क्रिएट किया गया है। फ्यूचर इंडेक्स आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जहां पे आप प्रेजेंट डेट के ऊपर किसी चीज़ को बुक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं एक ABC प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूं, और इस प्रोडक्ट को मैं अभी कह रहा हूं कि भैया मैं 100 रुपये में खरीद लूंगा, बट आपसे खरीदूंगा 1 साल बाद या 2 साल बाद या 10 साल बाद, और उस समय इसका प्राइस हो सकता है 100 से ज़्यादा भी हो या कम भी हो, मुनाफा हो या घाटा हो, मैं इसको 100 रुपये के रेट पे ही खरीदूंगा। दैट इज़ फ्यूचर इंडेक्स। तो इसी तरह की एक ट्रेडिंग कोमोडिटी बना दिया गया वाटर को, दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहा है। आइए अब बात करते हैं आज के लास्ट आर्टिकल के बारे में, दैट इज़ वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट के बारे में। अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुई है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 10 सालों में, अगर हम बात करें 20 सालों में, सॉरी 2001 से 2020 तक की, तो इन्होंने 190 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया है एटमॉस्फेयर से, और इसमें मेजॉरिटी शेयर रहा आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। अभी जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है इसके अकॉर्डिंगली हमारा सिर्फ और सिर्फ 69 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट के अंडर आता है। आप सभी को पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल होती है, एक होती है आपकी कल्चरल, और एक होती है मिक्स्ड। इसके बारे में मैंने एक इंडिया स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है,
याद रखना, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो कॉन्सेप्ट है 1972 में आया था, तो 50 साल कंप्लीट हुए। दैट्स वाई ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब किसी भी एरिया को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट तब डिक्लेयर करते हैं जब उसकी कोई आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो, मतलब वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए आउटस्टैंडिंग वैल्यूज रखता हो। इसी वजह से इन एरिया को कंजर्व करने की जरूरत पड़ती है। अभी ये जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट है लगभग 110 कंट्रीज में फैला हुआ है, जहां पर 350 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है इसका अप्रॉक्सीमेटली हम कवर करते हैं, जो कि रफली अर्थ का 1% एरिया को रिप्रेजेंट करता है और ओशन वाटर के 0.6% को। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट काफ़ी क्रूशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपके इकोसिस्टम को। दैट्स वाई इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत होती है और इन्हें ये टैग दिया जाता है, खासकर नेचुरल साइट्स को। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में टोटल कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं। इससे रिलेटेड यूट्यूब पे मेरी एक वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आज हमारा एनवायरनमेंट का कोर्स कंप्लीट होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।